फिर इसमें रिवीजन करने वाले हैं ग्रामीण समाज का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। तो ग्रामीण समाज का अर्थ, ग्रामीण समाज मुख्यतः कृषि समाज होता है, कृषकों का समाज होता है। इसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, स्थायी जीवन व्यतीत करते हुए कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य भी करते हैं। ग्रामीण समाज में अधिक आत्मीयता पाई जाती है क्योंकि वे जानदार वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं। फिर ग्रामीण समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज परिवारात्मक होते हैं, यानी ग्रामीण समाज में पड़ोस का गहरा संबंध होता है। इसके कारण ग्रामीण समुदाय शीघ्र विकसित हो जाते हैं। एक निश्चित भूभाग में लंबे समय तक रहने के कारण, एक ही प्रकार का व्यवसाय करने के कारण इन लोगों के सामाजिक जीवन में समानता उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप इनकी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ग्रामीण समाज के अन्य पृथक नहीं किया जा सकता। हमें ग्रामीण समाज का बोगर्ड के अनुसार अर्थ, तो ग्रामीण समाज एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इनमें हम की भावना पाई जाती है और जो निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं ग्रामीण। अब इनकी विशेषताएं और लक्षण, तो प्रकृति से निकट, इनकी विशेषताओं में है प्रकृति से निकटता। ग्रामवासी प्रकृति के अधिक समीप होते हैं क्योंकि उषा, संध्या, ऋतु परिवर्तन, पौधे, पक्षी, पशु और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं और घटनाओं से उनका अधिक संपर्क होता है और वे सदा अभूतपूर्व आत्मीयता का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ उनकी आत्मीयता लोकगीतों, उनके विश्वासों में प्रकट होती है। फिर नगरवासियों की तरह प्रकृति से उनका संबंध पुस्तकों या चलचित्रों के माध्यम से नहीं होता, अपितु प्रत्यक्ष और साक्ष्य रूप में होता है। तो इस तरह प्रकृति से आत्मीयता के साधन और ज्ञान अनुभव में वृद्धि करते हैं वो। परिवार की प्रधानता, तो ग्रामवासी अपनी उपज की स्वयं मालिक होते हैं। उपज के साधनों पर उनका अपना स्वामित्व होता है। ये उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है। इन उत्पादों के तरीके सरल होते हैं, इसीलिए उत्पादन की इकाई बहुत छोटी होती है। परिवार के सदस्य ही आपस में मिलकर अपना धंधा चलाते हैं और भारत के गांवों में उत्पादन मुख्य रूप से एकाकी है और समूह की भावना भी अपने पैरों में नहीं जम पाई है। तो अगली विशेषता है परिवार पर नियंत्रण। तो अपने परिवार पर नियंत्रण, यानी परिवार के सदस्य अधिकतर अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिसके कारण बाहर की संस्थाओं या समितियों के प्रभाव में आने के मौके नहीं मिल पाते। परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह, सम्मान, निष्ठा से संबंधित संबंध जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, जिसका परिणाम यह है कि परिवार के सदस्यों, विशेषतः बच्चों के व्यवहार पर परिवार का मजबूत नियंत्रण होता है। बच्चों से ही अपने विचार, कर्तव्य पालन, खान पान, रहन सहन आदि विशेषताएं ग्रहण करते हैं। तो बच्चे परिवार से ये सारी ग्रहण करते हैं। फिर संयुक्त परिवार प्रथा, तो ग्रामों में अधिकांश लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिन्हें कभी कभी तो 2-3 पीढ़ियों तक के लोग साथ रहते हैं। प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है और उनमें प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार घर की हालत देखते हुए सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसमें परिवार के बच्चों, बूढ़ों, विधवाओं, अपाहिजों को संरक्षण और विश्वास रहता है। तो फिर इस तरह गरीबी आदि संयुक्त परिवार की इस प्रथा का आघात कर रही है, लेकिन नगरों में की ओर हो रहा है और अब गरीबी भी आघात कर
कारण रही है। इसमें नारी का निम्न स्तर होता है, यानी भारत के गांवों के उदय के साथ सामंतवाद का भी विकास हुआ। तो इसमें क्या हुआ, सामंती व्यवस्था में अनेक जमींदारों तुलकदारों ने यहाँ बहुपत्नी प्रथा और स्त्रियों को एक सजावट की वस्तु समझने लगी हैं। घर की आर्थिक अर्थव्यवस्था में उनकी उत्तरदायित्व कार्य नहीं सौंपा जाते। ऐसी स्थिति में बड़े घरों में उनकी आर्थिक स्थिति स्तर के लोगों में जो थे बड़े घरों में कोई आवाज़ नहीं उठा पाती, जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्तर नीचा होता चला जा रहा है। किंतु निम्न स्तर के होता है जो उसमें आर्थिक स्तर के लोगों में खेतीहर मजदूर कुछ किसान भी आते हैं, जिनकी स्त्रियों का स्थान अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, क्योंकि वे स्त्रियां दैनिक कामकाज में हाथ बटाती हैं तथा उच्च वर्ग के प्रतिष्ठा प्रभाव के कारण स्त्रियां अपनी सम्मान और भावना नहीं उनमें पाई जाती और निम्न रहती है उनकी भावना। धर्म का व्यापक प्रभाव होता है। तो प्राचीन लोगों की तरह ग्रामवासी अमानवीय, अलौकिक और लोकोत्तर शक्तियों में गहरा विश्वास करते हैं, जैसे वर्षा, बाढ़, महामारी, पशु और पौधों में रोग आदि के कारण उनकी वार्षिक आय अनिश्चित होती है और इस दृष्टि से वे अपने आप को असहाय पाते हैं और अलौकिक शक्ति में विश्वास को भी पक्का हो जाता है उनका। तो अलौकिक शक्ति में उनका विश्वास होता है और धर्म में वे इस तरह से मानने लगते हैं। फिर उनके विश्वासों को धार्मिक विश्वास समझा जाने लगता है। फलस्वरूप उनमें परिवार में विचार, खान पान, मनोरंजन, चिकित्सा, आर्थिक क्रियाएं भी धर्म और विश्वास द्वारा निर्धारित होने लगती हैं। अनुष्ठान की पूर्ति के लिए धर्म पुरोहित वर्ग की उत्पत्ति हुई और मंदिर, मस्जिद आदि का भी निर्माण होने लगा। तो फिर रीति रिवाज का प्रभाव है, आदर्श, परंपराएं, संतोषजनक, ये सारी चीजें। फिर जजमानी प्रणाली भी पाई जाती है गांव में। तो भारत के गांव में जाति प्रणाली के आर्थिक पहलुओं की अभिव्यक्ति जजमानी प्रणाली में होती है। तो आर्थिक प्रणाली जो है वो जजमानी व्यवस्था के रूप में होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ जाति दूसरी जाति के लोगों से अपनी कुछ सेवा कराने की आशा करती है, जैसे बढ़ई सभी जातियों के किसानों के औजार बनाते हैं, नाई सभी के बाल काटते, भंगी सफाई करते हैं आदि। प्रत्येक आदमी या कुटुंब के लोग एक विशेष परिवार के समूह जिनके साथ उनके पुश्तैनी संबंध होते हैं, तो जजमान समाज को उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह के काम में वो लगे होते हैं। अब है अपराध की कमी होती है, क्योंकि सामान्यतः आर्थिक स्थिति अपराधों की संख्या पर प्रभाव पड़ना चाहिए, इसलिए शहरों की अपेक्षा गांवों में विषम आर्थिक स्थिति है तो अपराध होने की संभावना है। किंतु आर्थिक कारणों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कारण भी हैं जो गांवों में अपराध को रोकने में प्रभावशाली प्रतिबंध का काम करते हैं। ग्रामवासी एक दूसरे को भली भांति प्रकार से परिचित होते हैं, उन्हें रोज ही एक दूसरे के काम करना पड़ता है, तो उनकी इस तरह से उनकी पहचान छुप नहीं पाती, यानी अपराधों को छिपाना कठिन होता है और पकड़ा जाना सरल होता है, यानी अच्छे आसानी से वो पकड़े जा सकते हैं। और पकड़े जाने पर समाज द्वारा बदनामी का भय रहता है, इसलिए अपराध कम होते हैं। तो निष्कर्ष है इसमें कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाज अपनी कुछ विशेषताएं यानी प्राकृतिक घनिष्ठ रूप से संबंधित भारतीय गांवों का जीवन सादा और प्राकृतिक है और धर्म का अधिक महत्व है। जाति प्रथा भी है, संयुक्त परिवार है, फिर पंचायती समाज संरचना थी बुनियादी आधार पर है, लेकिन स्त्रियों की गिरी हुई दशा भी है यहाँ। किंतु वर्तमान में समय में सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में परिवर्तन प्रक्रिया तेजी से हो रही है और विशेषताएं पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट हो पाई हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण समाज के अध्ययन के दृष्टिकोण। कि ग्रामीण समाज का अध्ययन करने के क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो इस संबंध में प्रत्येक विज्ञान उसकी शाखाओं के अध्ययन का दृष्टिकोण। तो प्रत्येक विज्ञान
प्रत्येक विज्ञान उसकी शाखाओं के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण अध्ययन सिद्धांत। यहाँ से पढ़ते हैं। समाज शास्त्र में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से ग्रामीण समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो समाज शास्त्र जो है तो वो क्या करता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। समाज शास्त्र के अध्ययन में 5 दृष्टिकोण हैं। 5 दृष्टिकोण: ऐतिहासिक उद्विकासी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक उद्विकासी दृष्टिकोण है, फिर संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण है, तुलनात्मक दृष्टिकोण है, संस्कृति या अंतरराष्ट्रीय और अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण है। इस तरह के दृष्टिकोण हैं। पहला पढ़ते हैं ऐतिहासिक उद्विकासी दृष्टिकोण। अध्ययन के दृष्टिकोण में ऐतिहासिक वाला, ऐतिहासिक या उद्विकासी दृष्टिकोण। तो ऐतिहासिक उद्विकासी दृष्टिकोण के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता, समाज के विकास एवं परिवर्तन के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी ग्रामीण समाज में किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से परिवर्तन हुआ, तो उसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस दृष्टिकोण में समाज तथ्यों की प्रामाणिकता, सत्यता को ऐतिहासिक घटकों के आधार पर विश्लेषण किया जाए। समाज के जो तथ्य प्रमाण हैं तो उनकी घटनाओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसका कालक्रम अध्ययन किया जाता है, यानी समय के अनुसार अध्ययन किया जाता है कालक्रम व्यवस्थित रूप से। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के साहित्य का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सन 1951 तक अधिकतर सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारतीय ग्रामीणों का ऐतिहासिक और उद्विकासी दृष्टिकोण से अध्ययन किया। तो 1951 तक के जो अध्ययन हुए हैं उससे पता चलता है कि उनका अध्ययन ऐतिहासिक रूप से किया गया था। तब अन्य दृष्टिकोण प्रचलन में नहीं थे और शुरुआत में भारतीय ग्रामों से संबंधित उनके इतिहास यानी विकास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भूस्वामित्व और बसावट के प्रतिमान एवं ये कालक्रम वर्णनात्मक अध्ययन करते थे। तो वे कालक्रम के अनुसार वर्णन करते थे। लेकिन 1951 से पहले सभी अध्ययन भारत में विभिन्न स्थलों इन कालों में ऐतिहासिक प्रमाण एकत्रित करके किए गए थे। अध्ययन किस तरह से किए गए थे, तो इतिहास के जो प्रमाण है उनका अध्ययन करके इन्हें किया गया था। ऐतिहासिक जैसे इसमें है कृषि समाजों और ग्रामीण समाजों के संबंध में गहन और विस्तृत सूचना प्रदान की थी। तो कृषि समाज कैसा था, ग्रामीण समाज कैसा था, इसकी सूचना या भूस्वामित्व व्यवस्था कैसी थी, तो ये सारी बातें पता चली हैं। अब है संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण समाज एवं तो ये संरचनात्मक दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टिकोण समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र में रेडक्लिफ ब्राउन और मेलोनोस्की के नाम से जाना जाता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया और मेलोनोस्की के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने विश्व स्तर पर इस दृष्टिकोण के प्रयोग और महत्व में 20वीं सदी में प्रारंभ में वृद्धि की है। तो विश्व स्तर पर इसने 20वीं सदी में प्रारंभ किया है और इस दृष्टिकोण का संरचनात्मक और प्रयोगात्मक का। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य ऐसे सिद्धांतों और निगमों की खोज करना है जो स्पष्ट करें कि संरचना की इकाई अन्य सभी इकाइयों किसी विशिष्ट इकाइयों को किस प्रकार प्रभावित करती है। संरचना की इकाई है वो अन्य विशिष्ट इकाइयों को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी समाज का अस्तित्व किस प्रकार से बना रहता है। फिर भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामों के अध्ययन में इस दृष्टिकोण का उपयोग होने लगा। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इसका उपयोग हुआ और पूरे समाज के संगठन का अध्ययन करता है ये दृष्टिकोण। इस मान्यता पर आधारित होता है कि एक विशेष ग्रामीण संरचना उससे संबंधित प्रकारों को जानने के बाद ही विभिन्न ग्रामीण प्रतिमानों उनकी समस्याओं को समझना संभव है। तो इसमें क्या होता है, ग्रामीण समुदाय उनकी विभिन्न संरचनाओं, परिवर्तन प्रक्रियाओं, आर्थिक संरचनाओं, शक्ति संरचनाओं और दृष्टिकोण के प्रयोग किए जाते हैं। तो ग्रामीण नेतृत्व आदि दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। फिर श्रीनिवास रेडक्लिफ ब्राउन के निर्देशों में दक्षिण भारत के कुर्ग समाज का धर्म के आधार पर इसी दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन किया गया। फिर श्याम सुंदर दुबे ने भी समरेपेटिक ग्राम का अध्ययन किया इस दृष्टिकोण से। अब तुलनात्मक दृष्टिकोण।
तो तुलनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन है। ग्रामीण समाजशास्त्र में इस दृष्टिकोण का उपयोग 1918 में गिलबर्ट स्टेलर 1918 में शुरू हुआ जी, और दक्षिण भारत के 12 गांवों का अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन सम साउथ इंडियन विलेजेज नाम से प्रकाशित हुआ, और भारतीय ग्रामों के अध्ययन में तुलनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग S.C. दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी आदि ने किया था। तुलनात्मक दृष्टिकोण के अंदर एक ही काल में दो या अधिक ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन, एक ही ग्राम का 2 या 2 से अधिक कालों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। तो एक ही समय में 2 ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें ग्रामीण समाज दृष्टिकोण का प्रयोग प्रयोगात्मक पद्धति के विकल्प के रूप में, यानी प्रयोगात्मक जो पद्धति है उसके विकल्प के रूप में किया गया। एक ही राष्ट्र के विभिन्न ग्रामों की तुलना की जाती है। एक ही राष्ट्र है तो उसके विभिन्न ग्रामों की तुलना की जाती है। यह एक से अधिक राष्ट्रों के ग्रामों की तुलना का अध्ययन किया जाता है। तो एक ही राष्ट्र के बहुत सारे गांव हैं, उनकी अध्ययन तुलना, या अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग गांवों के तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसमें। तो इस तरह का अध्ययन है इसमें। और ऐसे S.C. घुरिये ने कम्युनिटी डेवलपमेंट नामक कृति के रूप में प्रकाशित किया। भारत में इन अध्ययनों के अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रभावों, शक्ति संरचना, नातेदारी, जाति प्रथा परिवर्तन, समाज स्थिति आदि विषयों के भी तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। अब है अंतर सांस्कृतिक या अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो इसके आधार पर अध्ययन अंतर सांस्कृतिक या अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। कई वैज्ञानिक 2 अथवा अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करके एक सामान्य प्रतिमान विकसित करते हैं। यानी 2 राष्ट्रों हैं तो 2 राष्ट्रों का अध्ययन करते हैं उनका, और फिर प्रतिमान विकसित करते हैं। तब इस प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन को अंतर सांस्कृतिक या अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। कुछ विद्वान इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण का ही प्रकार मानते हैं और कुछ विद्वान इसे विशिष्ट दृष्टिकोण मानते हैं। ये 2 विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों या सामान्य सांस्कृतिक तथ्यों के मध्य अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 2 सांस्कृतिक क्षेत्र और सामान्य सांस्कृतिक अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये दृष्टिकोण क्या होते हैं? ग्रामीण समाज का अध्ययन अपनी बाल्यावस्था में, तो इस प्रकार का अध्ययन अभी जो है अपनी बाल्यावस्था में है। अमेरिका एवं अन्य दूसरे देशों में ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस दृष्टिकोण को ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दृष्टिकोण मतलब ज़्यादा प्रयोग में किया जाने लगा और फिर प्रयोग हुआ। अब एक और अध्ययन बचता है अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण। अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन, तो इस दृष्टिकोण में क्या है? इस दृष्टिकोण में किसी घटना या समय का अध्ययन अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने विज्ञान के परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से रखकर किया जाता है। यानी अलग अलग वैज्ञान है अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर किसी का घटना या समस्या का अध्ययन करते हैं, और अंत में सभी वैज्ञानिक मिलकर घटना या समस्या से संबंधित सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, समस्या का समाधान और प्रस्तुत करते हैं। किसी समस्या का अध्ययन जिसमें विभिन्न संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने परिप्रेक्ष्य के अनुसार एकत्रित किए जाते हैं। तो अध्ययन जो है अलग अलग परिप्रेक्ष्य से अध्ययन कर रहे हैं तो एकत्रित के अध्ययन किए जाते हैं, उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है फिर, और निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे श्याम सुंदर दुबे ने सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रभावों के अध्ययन करने के लिए विशेष विद्वानों का एक संगठन बनाया था। तो विकास योजनाओं बनाने के लिए श्याम सुंदर दुबे ने एक विशेष विद्वानों का संगठन बनाया था। तो सबने अपने अपने परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया था उसमें, और इसमें क्या था? अध्ययन किया उसमें विभिन्न विषयों यथा पंचायती योजनाओं, पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हरित क्रांति, भूमि सुधार आंदोलन इत्यादि का अध्ययन इस दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। इसमें किन किन विशेषज्ञों द्वारा दल संगठित किए जाएंगे और जिन जिन विषय हैं तो उनके अनुसार दल बनाए जाएंगे, संगठन किया जाएगा और उनका
अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह का अध्ययन किया जाता है। अब है ग्रामीण समाज में ग्रामीण नगरीय सत्ता सातत्व। तो ग्रामीण नगरीय सातत्व की अवधारणा। सातत्व क्या है? ये 2 बार पेज आएगा। ग्रामीण नगरीय सातत्व। सातत्व की अवधारणा। तो ग्रामीण नगरीय सातत्व की अवधारणा पढ़ने वाले हैं। तो सातत्य क्या है? ग्रामीण नगरीय सातत्य निरंतरता की अवधारणा वास्तव में सामाजिक जीवन को नगरों ग्रामों में विभाजित करने, उनके क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के तथा उसमें निरंतर पारिवारिक संबंधों और एक दूसरे पर अंतर निर्भरता, एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने इत्यादि से संबंधित मानी जाती है। तो इस तरह से है कि इसमें क्या है कि ग्रामीण जो सातत्य है उसकी अवधारणा वास्तव में मानव जीवन को नगरों तथा ग्रामों में विभाजित करने। मानव जीवन है तो नगरों में कैसा है, ग्रामों में कैसा है, उसको उसमें विभाजित करने और फिर उनके क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने। मानव जीवन को ग्रामों और नगरों में विभाजित करने, उनके क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और उनमें निरंतर पारिवारिक संबंधों और एक दूसरे पर अंतर निर्भरता, एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने इत्यादि के संबंध में मानी जाती है कि इस तरह एक दूसरे पर किस तरह पारस्परिक संबंध है कि एक दूसरे पर किस तरह प्रभावित करते हैं। तो इसके संबंध में मानी जाती है अवधारणा, सातत्य की अवधारणा। फिर ग्रामीण और नगरीय समुदायों के विभिन्न भेदों को देखते हुए आज एक नवीन अवधारणा का विकास हुआ जिन्हें हम ग्रामीण और नगरीय सातत्य कहते हैं। और ग्रामीण और नगरीय सातत्य की अवधारणा कहते हैं। वास्तविकता यह है कि नगरीय तथा ग्रामीण विभेदों पर बल देने वाले जिन आरंभिक विद्वानों ने इन दोनों समुदायों को इन्हें 2 विभिन्न ध्रुवों के रूप में स्पष्ट किया था, उसे व्यवहार से प्राप्त कर सकना कठिन है। तो विद्वानों ने क्या है, इन्हें ग्राम और नगर को क्या है, विद्वान ने 2 ध्रुव के रूप में स्पष्ट किया था, लेकिन इसे व्यवहार में प्राप्त करना कठिन है क्योंकि ग्राम और नगर एक दूसरे में संबंधित भी हैं। तो ग्रामीण नगरीय भेद से संबंधित सिद्धांत विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में ही सुरक्षित है। यानी भेद जो है ग्राम और नगर में, तो उनके जो सिद्धांत है वो केवल पाठ्य पुस्तकों में ही सुरक्षित है। उनका केवल परीक्षा के समय ही महत्व होता है और महत्व अनुसंधान की प्रविधि के रूप में उनका महत्व कभी भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनमें क्या भेद है। तो इस तरह से उतना प्रभावित नहीं हुआ है, वो बता रहे हैं। नगरीय सातत्य। नगर और गांव में केवल मात्रा का अंतर है। अब ग्राम और नगर जो सातत्य की अवधारणा है तो उसमें क्या अंतर है ये बताना है। ग्राम और नगर में केवल मात्रा का अंतर है, जैसे ग्रामों में विभिन्न प्रकार का पर्यावरण का अंतर है, फिर नगर और गांव में परिवर्तनशील का स्वरूप है। तो इस तरह आधार पर अंतर बता रहे हैं कि नगर और गांव में केवल मात्रा का अंतर है। तो पढ़ लेते हैं। वास्तव में नगर और ग्राम में कोई स्पष्ट भेद कर सकना इसलिए कठिन है क्योंकि कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि वह किस स्थान पर गांव की विशेषताएं समाप्त होती हैं और कहां से नगर की विशेषताएं आरंभ होती हैं। गांव और नगर के बीच तहसील, कस्बा, टाउन एरिया इत्यादि अनेक क्षेत्रीय उपविभाजन किए गए हैं कि गांव में तहसील होती हैं, कस्बा होती हैं, तो क्षेत्र के आधार पर विभाजन किए गए हैं। और भारत में ऐसे बहुत से स्थानों को नगर माना जाता है जिसमें जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से कम है। तो 1000 अगर व्यक्ति जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से कम है तो उन्हें क्या माना जाता है, गाँव माना जाता है, तो नगर माना जाता है, सॉरी। फिर यूरोप में साधारणतः 2000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों को गांव नहीं माना जाता, जबकि भारत में 9000 से अधिक ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। तो इस तरह से अभी भी गांव में स्पष्ट भेद नहीं है। फिर नगरों में विभिन्न प्रकार
का पर्यावरण। तो नगरों में पर्यावरण के संबंध में यदि हम किसी विशेष मनोवृत्ति या जीवन स्तर का आधार मानकर चलते हैं, अगर पर्यावरण के हिसाब से या विभिन्न प्रकार के आधार पर चलते हैं, तो देखते हैं कि नगरीय ग्रामीण विभेदन करने का प्रयत्न करें तो ऐसा विभेद कर सकना अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक रूप में छोटे से नगरों के अंदर ही विभिन्न प्रकार के जीवन स्तर तथा मनोवृत्ति वाले व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। यानी एक ही गांव में अलग अलग जीवन स्तर के और बहुत सारी मनोवृत्ति वाले लोग रहते हैं। कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्ति पूर्णतः नगरीय होती है, जबकि कुछ व्यक्ति पूर्णतः ग्रामीण मनोवृत्ति के होते हैं। किसी स्थान पर धनी और समृद्ध व्यक्ति रहते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों का जीवन स्तर ग्रामीणों से भी निम्न होता है। ऐसी स्थिति में नगर और गांवों का पर्यावरण और उनके गांवों में नगरीय मनोवृत्ति की विद्यमानता बहुलता में देखने को मिलती है। यानी जीवन का स्तर जो है और मनोवृत्ति वो अलग अलग तरह से मिल सकती है। तो इस दृष्टिकोण से अध्ययन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकते, कि नहीं बता सकते कौन गांव है कौन शहर है। फिर नगर अथवा गांव में परिवर्तनशीलता का स्वरूप, परिवर्तन भी हो रहा है। हमारे सामने एक मुख्य कठिनता यह आती है कि नगर और गांव में से किसी की भी प्रकृति पूर्णतः स्थायी नहीं है। कैसे बदल रहे हैं? तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों की सीमाओं से लगे गांव, नगर की सीमा से लगे जो गांव हैं, निरंतर नगर के क्षेत्र में मिलते जा रहे हैं। फलस्वरूप अनेक ग्रामीण तत्वों का नगर में प्रवेश हो रहा है, यानी ग्रामीण लोग नगर में आ रहे हैं। दूसरी ओर लाखों ग्रामीण नगर के कारखानों कार्यालयों में कार्य करने के पश्चात गांव लौटते हैं। तो ग्रामीण समुदाय नगरीय विशेषताओं का प्रसार होता है, यानी ग्रामीण समुदाय में नगर की विशेषताएं आ जाती हैं। इस दृष्टिकोण से एक ऐसा सर्वमान्य आधार नहीं ढूंढा जा सकता जिसे कसौटी मानकर नगर और गांव को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक किया जा सकता है। ऐसा पृथक करने की कोई सीमा है ही नहीं। तो उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा नगर और गांव में स्पष्ट विभेदन से उतनी संबंधित नहीं है, यानी गांव नगर में उतना विभेद नहीं कर सकते। इन दोनों समुदायों के बीच निरंतरता का स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया से है। तो निरंतर जो स्पष्ट करने वाली प्रक्रिया से वास्तव में नगर गांव केवल जीवन की एक विधि माना जाए और उन्हें पृथक जो एक दूसरे से पृथक है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही तो स्पष्ट विभेद नहीं किया जा सकता है। अब लघु परंपरा, लघु परंपरा और बृहत परंपरा क्या है? तो इसमें लघु परंपरा पढ़ने वाले हैं, लघु परंपरा, फिर बृहत परंपरा, फिर है स्थानीकरण। स्थानीकरण है, सार्वभौमिकरण नहीं है इसमें, स्थानीकरण की सार्वभौमिकरण भी है। हाँ, ये चारों हेडिंग पढ़ने वाले हैं, स्थानीकरण, भौमिकरण, लघु परंपरा। पढ़ते हैं लघु परंपरा। तो रेड लीफ के अनुसार छोटे ग्रामीण समुदायों में पाए जाने वाले जीवन यापन की क्रियाओं और शिल्प संबंधित संगठन यानी आधारित धर्म को लघु परंपरा कहते हैं। तो ग्रामीण समुदाय में पाए जाने वाले जीवन यापन की क्रियाकलाप होते हैं, उन्हें लघु परंपरा कहते हैं। लघु समुदाय में पाई जाने वाली परंपराओं को लघु परंपरा यानी लघु जो जीवन स्तर है गांव का उसमें, और लघु समुदाय में पाई जाने वाली परंपराओं को लघु परंपरा कहते हैं। यह आम लोगों की परंपरा है, यह स्वयं सिद्ध मानी जाती है। आमतौर पर इसका परिमार्जन और सुधार नहीं होता है। तो इनका सारे परिमार्जन सुधार नहीं होता। लघु परंपरा में धार्मिक क्रियाकलापों रीति रिवाजों, तो लघु परंपरा होती है इसमें धार्मिक क्रियाकलापों रीति रिवाजों, लोकगीत, लोक नृत्य, जादू क्रियाओं का जन्म और विकास अशिक्षित कृषि समुदाय में होता है और वे वहीं इसे स्थायित्व मिलता है।
तो ऐसी परंपराएं लोकगीत, लोक संगीत, जादू होती हैं और इनका विकास गांव में होता है और लघु परंपराओं में स्थायित्व मिलता है उन्हें। इनकी परंपराओं का आधार कोई धार्मिक ग्रंथ या साहित्य नहीं। जो परंपराएं चलती हैं उनका कोई धार्मिक लिखित नहीं होती। इनकी उत्पत्ति अनपढ़ लोगों के लौकिक या अलौकिक विश्वास या मान्यताओं से जुड़ी होती है, यानी कोई मान्यता है सोच से जुड़ी होती है, लिखित नहीं होती है। फिर संस्कृति में क्या होता है, इनमें किसी परंपरा का मूल धर्म ग्रंथों से कोई संबंध नहीं होता। जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनसे कोई संबंध नहीं होता, बल्कि ये परंपरा एक छोटे से क्षेत्र में प्रचलित होती हैं और अधिकांश व्यक्ति उन्हें वास्तविक अर्थों में ना समझते हैं। जो लघु परंपरा होती है वो छोटे से क्षेत्र में प्रचलित होती हैं और जो करते हैं वो लघु परंपरा को अपनाते हैं वो भी इसको समझते नहीं, उसका अर्थ नहीं समझते, तब ऐसी परंपरा को हम लघु परंपरा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देवी देवता, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, मेले, लोक कथाएं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य, जादुई क्रियाएं होती हैं, सांस्कृतिक क्रियाएं जिनका वर्णन अलिखित या भारतीय धर्म ग्रंथों और पुस्तकों में लिखित रूप में नहीं मिलता। तो ऐसी क्रियाएं जिनको लिखित रूप में नहीं मिलता है लेकिन वे वो करती हैं, मानती हैं और मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, यानी मौखिक रूप से एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, लघु परंपरा के अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि जिन परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता और स्थायित्व नहीं है जिनका, उन्हें लघु परंपरा कहते हैं। हस्तांतरण मौखिक रूप से होता है तो वे लघु परंपराएं हैं। अब बृहद परंपरा क्या है, तो जिन परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक है। तो धर्म ग्रंथों में शास्त्रीय और सांस्कृतिक है, जिन और चिंतनशील है, जिनका दायरा संपूर्ण देश में यानी छोटे से क्षेत्र में नहीं मानी जाती बल्कि पूरे देश में मानी जाती हैं, बृहद परंपराएं कहलाती हैं। बृहद परंपराओं का पोषण अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है, यानी जो बड़े लोग होते हैं, बड़े समुदाय के लोग, तो वो इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संदर्भ में बृहद परंपरा वह परंपरा है जो विद्यालयों, मंदिरों में पोषित होती है, यानी विद्यालयों में ज्ञान दिया जाता है, मंदिरों में चलती है, और बाह्य ज्ञानी साहित्यिक व्यक्ति की परंपरा है, यानी जो बाह्य ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, साहित्य व्यक्ति होते हैं, वो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित है और धर्म ग्रंथों पर आधारित है। इसी तरह मुसलमानों के बीच जिन परंपराओं का आधार कुरान शरीफ है, सिखों के बीच गुरु ग्रंथ साहिब है, इसे बृहद परंपरा की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान, इनके रीति रिवाज, मेले, त्योहार, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक तत्व जिनका उल्लेख अखिल भारतीय ग्रंथों, वेदों, पुराणों, महाभारत में, रामायण में लिखित है और अलिखित प्राप्त होता है, लिखित रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब ये चीजें तो उन्हें बृहद परंपरा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे होली है पूरे देश में, दिवाली है, दशहरा के त्योहार हैं, इनका उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। तो इन त्योहारों को भारत के सभी भागों में मान्यता भी मिली हुई है, अतः इसे बृहद परंपरा का अंग माना जाता है। भारत में दोनों परंपराएं एक दूसरे के काफी निकट हैं और निकट रही हैं और परंपराओं की निरंतरता क्रियाशील भी रही है। अब लघु परंपरा और बृहद परंपरा का अंतर निर्भरता, किस तरह से एक दूसरे पर अंतर निर्भर है या अंतर उनमें किस तरह से है, लघु परंपरा और बृहद परंपरा में अंतर। तो रुडोल्फ का मानना है कि लघु और बृहद परंपराओं का विचार कर्म की दो धाराओं के रूप में देखी जा सकती है। मौलिक मूल्य और तथा विचारों की दृष्टि एक दूसरे से पृथक भिन्न है, फिर भी एक दूसरे से मिलती हुई मतलब रखती हैं और अंतःक्रिया करती रहती हैं। तो देखते हैं इनके बीच क्या अंतर है। पहला अंतर है यहाँ से
कि लघु परंपराओं का विस्तार एवं प्रभावित क्षेत्र सीमित होते हैं, सीमित क्षेत्र में, जबकि बृहद परंपराओं का स्वरूप राष्ट्रीय होता है। तो इनका स्वरूप सीमित होता है, इनका स्वरूप राष्ट्रीय होता है, जिससे कि वे सभी जातियों, वर्गों, संप्रदायों, व्यक्तियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। दूसरी ओर लघु परंपराओं का प्रचलन स्थानीय स्तर पर विशेष स्थान में देखने को मिलता है। अतः विभिन्न स्थानों में लघु परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो अलग अलग स्थानों के अनुसार, स्थान के अनुसार क्या है, लघु परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं, जबकि बृहद परंपराएं पूरे देश में एक समान होती हैं। तो सीमित होती हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, एक अंतर है। दूसरा है कि लघु परंपराएं अलिखित होती हैं, इनका प्रचलन हस्तांतरण मौखिक रूप में होता है। तो ये अलिखित होती हैं और हस्तांतरण मौखिक रूप में होता है, जबकि इसके विपरीत बृहद परंपरा लिखित होती हैं, बृहद परंपरा लिखित होती हैं। और जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में बृहद परंपराओं को उल्लेख है, वेदों, पुराणों, रामायण में मिलता है। तो लिखित और अलिखित है, सीमा के आधार पे है। तो बृहद परंपरा जो है प्राचीन पौराणिक शास्त्रियों, तो पुराणों में है प्राचीन और शास्त्रीय होती हैं, जिनमें नियम और निषेध पूर्णतः स्पष्ट होते हैं, क्या नियम करना है और क्या चीज़ें प्रतिबंध है, स्पष्ट होता है। लघु परंपरा अधिक प्राचीन और पौराणिक नहीं होती तथा रोजमर्रा के क्रियाकलापों के संदर्भ में इन्हें देखा जा सकता है। तो लघु परंपरा सुविधाजनक होती है, इनमें नियम स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं होते, इनमें नियम स्पष्ट होते हैं और निषेध भी स्पष्ट होते हैं, इनमें स्पष्ट नहीं होते। फिर चौथा है बृहद परंपरा का निर्माण और विकास करने की यह चिंतनशील अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा होता है, यानी बड़े लोग होते हैं जो ऊंची जाति के, तो उन लोगों द्वारा इसका विकास होता है। इसका स्वरूप निश्चित तथा स्पष्ट होता है। तो बृहद परंपरा का स्वरूप स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा इनका विकास होता है। जबकि लघु परंपराओं का विकास मुख्यतः ग्रामीण लोक कलाकार, अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा होता है। तो इनका विकास कलाकारों द्वारा और अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा होता है, इनका अभिजात वर्ग के द्वारा होता है। तो ये इन दोनों में अंतर है। तो अंतर होने के बावजूद एक दूसरे अंतःक्रिया, तो इनमें अंतर है, लेकिन इसके बावजूद भी एक अंतःक्रिया प्रक्रिया दोनों के बीच चलती रहती है और मतलब आपस में इनके बीच संबंध होता रहता है। यानी भारत में कृषि समाज में पाए जाने वाले तत्वों पर बृहद परंपराओं को प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रामीण लोगों में लोकप्रिय अनेक कहानियाँ, गीत बृहद परंपरा से संबंधित हैं, जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि पाए जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृति के इस प्रवाह में लघु और बृहद परंपरा एक तरफ देखा मतलब लघु परंपरा है और बृहद परंपरा है, तो परंपराओं की तरह देख जा सकता है। यद्यपि बृहद परंपरा से संबंधित अभिजात लोग लघु परंपरा से संबंधित जनसाधारण की तुलना में अधिक तार्किक और ज्ञान संपन्न होते हैं। तो जो बृहद परंपरा के लोग होते हैं वो अभिजात वर्ग के लोग तो क्या होते हैं, तर्क संगत और ज्ञान उन्हें अधिक होता है। जबकि लघु परंपरा में प्रचलित विश्वास, अंधविश्वास स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है कि उनमें अंधविश्वास भी है लघु परंपरा के लोग, और इस तरह से समझ में आ जाता है कि वो कैसे हैं। अब है सार्वभौमीकरण या स्थानीकरण है, पहले सार्वभौमीकरण नहीं है। स्थानीकरण से क्या मतलब है, तो इसमें स्थानीकरण पढ़ते हैं, तो पढ़ना है स्थानीकरण। तो स्थानीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जो समूह की भावना को संकीर्ण बनाती है, अर्थात व्यक्ति को पिछड़ेपन की ओर ले जाती है। तो संकीर्ण बनाती है और पिछड़ेपन की ओर ले जाती है, अर्थात अथवा समूह में ग्रामों की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है। तो समूह में ग्राम है जो, तो ग्राम की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है, उसे हम स्थानीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख मॉरिस ओपलन ने किया था, लेकिन
बाद में इसका मैकिन मेरिट ने भी इस रूप में इसका विकास मतलब स्वरूप की विवेचना की है। संकीर्णता को अधिक महत्ता न देकर इसमें स्थानीय संकीर्णता को अधिक महत्ता देकर क्या करते हैं, स्थान का जो धार्मिक विश्वासों को अधिक महत्व दिया जाता है। और संस्कृति जब काफ़ी समय से प्रचलन में आ रही होती है तो इसे पुरानी और काफ़ी पुरानी हो जाती है तो वह बृहद परंपरा में परिवर्तन होने लगती है। तो इस तरह स्थानीयकरण है। और इसमें क्या है, स्थानीय विश्वासों और स्थान के विश्वासों आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बृहद परंपरा में अनेक लघु परंपराओं के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो बृहद परंपरा के अनेक तत्व जो होते हैं वो लघु परंपरा के रूप में विकसित हो जाते हैं। फलस्वरूप किसी स्थानिक परंपरा के मूल स्वरूप उसकी उपयोगिता धर्म ग्रंथों उनके संबंधों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। उनका क्या धर्म के संबंध में समझ है तो उसके समझना कठिन हो जाता है। और स्वयं एक ही गांव के व्यक्ति भी ऐसी परंपरा के बारे में ना तो अधिक जानकारी दे पाते हैं और ना ही वे उसे जानकारी के प्रति एक मत ही होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बृहद परंपरा से संबंधित विभिन्न विश्वास विभिन्न स्थानों पर और क्षेत्रों के अनुसार सांस्कृतिक विशेषताएं भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण कर ली जाए। तो बहुत सारे स्थान हैं जो तो बृहद परंपरा के जो तत्व होते हैं उनको छोटे छोटे रूप में अलग अलग रूप में ग्रहण कर लेते हैं और भिन्नता ग्रहण कर लेते हैं। जब इस स्थानीय विश्वास एक बृहद या दीर्घ परंपरा के प्रसार में बाधा डालकर तो स्थानीय विश्वास कहते हैं बृहद परंपरा के प्रसार में बाधा डालकर उनके क्षेत्र में सीमित कर देते हैं तो उसे स्थानीयकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी बृहद परंपरा है उसको स्थानीयकरण कर देते हैं। स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। स्थानीयकरण की विशेषताएं होती हैं। तो स्थानीयकरण की विशेषताओं में है कि यह स्थानीयकरण की प्रक्रिया बृहद परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़ जाते हैं। तो बृहद परंपरा के तत्व हैं किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़ने लगते हैं। फिर इसमें है कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया में लघु समुदाय की संरचनात्मक शक्ति को प्रकट करते हैं। लघु समुदाय है तो उसकी संरचना की प्रकृति कैसी है। फिर स्थानीयकरण की प्रक्रिया बृहद परंपराओं को उनके मूल रूप से दूर ले जाती है। तो बृहद परंपरा को जो उसका मूल स्वरूप होता है उससे दूर ले जाती है और स्थानीय के अनुसार बन जाती है, जिसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में है। इसका उल्लेख क्या है और परिवर्तित करके नया रूप प्रदान किया जाता है उसे। फिर बृहद परंपराएं अपना व्यवस्थित रूप खोकर कम व्यवस्थित या कम विचारपूर्ण हो जाती हैं। तो बृहद परंपरा अपना स्वरूप जो मूल स्वरूप है वो खो देती हैं और कम प्रचलित हो जाती हैं उस स्थान के अनुसार। स्थानीय की प्रक्रिया द्वारा बृहद परंपरा में होने वाला परिवर्तन को बुद्धि एवं तर्क द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर बृहद परंपरा में जो परिवर्तन होता है उसे बुद्धि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर स्थानीयकरण की प्रक्रिया परंपराओं का साहित्यिक स्वरूप समाप्त हो जाता है, उनका साहित्यिक रूप। अब इसमें स्थानीयकरण का जो है उदाहरण है नवदुर्गा या नवरात्रि या नौता पूजा के रूप में। तो इस प्रक्रिया में उदाहरण के रूप में मैकिम मेरिट के दशहरे के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार नौ दुर्गा या नवरात्रि का उल्लेख किया है। तो जो वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने मैट्रियर उन्हें दशहरे के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार नौ दुर्गा नवरात्रि का उल्लेख किया है। संपूर्ण भारत में नवरात्रि के दिनों में बृहद परंपरा से संबंधित काली, दुर्गा, अम्बा, पार्वती आदि की पूजा की जाती है और जिनके फैलाव का क्षेत्र सारा देश है, सारे देश में मनाया जाता है। बृहद परंपराओं से संबंधित नवरात्रि के पर्व का रूप किशनगढ़ी गांव तक पहुंचते पहुंचते बदल गया। तो किशनगढ़ी में अलग रूप से मनाने लगे। यहाँ नवरात्रि शब्द का अपभ्रंश शब्द नौता नामक एक नवीन देवी को लोग पूजने लगे। नौता नामक एक नवीन देवी को पूजने लगे। नवरात्रि में एक नवीन शब्द नौता बन गया और उनने देवी का रूप ग्रहण कर लिया और 9 दिनों तक दशहरे के अवसर पर स्त्रियां लड़कियां प्रत्येक 10वें घर
के बाहर दीवार पर गोबर या मिट्टी की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं प्रतिदिन बनाती हैं और संध्या के समय दीप जलाती हैं और नौता देवी की पूजा करती हैं और गीत गाती हैं। और फिर किशनगढ़ में नौ दुर्गा का त्योहार भारतीय सभ्यता के अंतर्गत लघु समुदाय की निरंतर सृजनशीलता का उदाहरण यानी लघु परंपरा के रूप में वहाँ विकसित हो गया तो उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसमें क्या है, बृहद और लघु परंपराओं के मध्य संपर्क मात्र अर्थ की हानि या भाषा संबंधी भ्रम के कारण होता है, यानी भाषा के भ्रम के कारण हुआ है जी। और नवीन लघु देवी की उत्पत्ति उन्होंने कैसे मान ली है, तो उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कई स्थानीय परंपराओं एवं विश्वासों का उदय हो गया है और अपने अनुसार भी कहते हैं नौता या नवरात्रि अर्थात दुर्गा का ही एक अन्य वैकल्पिक नाम उन्होंने नाम बना दिया है जिसका नवरात्रि काल में पूजन करते हैं और लघु परंपरा से संबंधित लोग विकल्प का नाम दिया है उन्होंने। अब है सार्वभौमीकरण। तो सार्वभौमीकरण का अर्थ समझते हैं पहले क्या है। सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया स्थानीयकरण प्रक्रिया के बिल्कुल भिन्न है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी परंपरा का अधिक व्यापक हो जाना। कोई छोटी सी परंपरा थी पूरे व्यापक हो गई है। तो इसमें क्या है, लघु परंपरा के तत्व यानी देवी देवता संस्कार आदि ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उनके फैलाव का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। जब वे बृहत परंपरा के स्तर तक पहुँचते हैं तो उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाए, यानी बृहत परंपराएं बदल जाते हैं तो उनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। तो मेरिट्स ने अपने अध्ययन में इस तरह का उल्लेख किया है सार्वभौमिक परंपरा का। और इसमें जब लघु परंपरा के तत्व देवी देवता परंपरा संस्कार बृहत परंपरा के रूप स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बृहत परंपरा का ही अंग माना जाने लगता है। इस प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। उसमें फैलाव हो जाता है, यानी क्षेत्र का फैलाव हो जाता है। लघु परंपरा जो होती है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, क्षेत्र का फैलाव हो जाता है, तो इस तरह से वो बृहत परंपरा में बदल जाती है। फिर सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है, तो इसमें क्या होता है, लघु परंपरा इसका संबंध है लघु और बृहत परंपराओं की अंतःक्रिया से, यानी लघु और बृहत परंपराएं आपस में मिलती हैं और सार्वभौमिकरण में हो जाती हैं। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया में लघु परंपराएं नष्ट होती हैं और वरन बृहत परंपराओं का सृजन होता है और अपना अस्तित्व भी बनाए रखती हैं। फिर है सार्वभौमिकरण में लघु परंपराओं के तत्व स्थानीय क्षेत्र से राष्ट्र की ओर ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। सार्वभौमिकरण द्वारा बृहत परंपराएं लघु परंपरा का संशोधित एवं परिमार्जन रूप है। तो बृहत परंपराएं क्या है, लघु परंपरा का जो संशोधित रूप है वो रूप ले लेती हैं। और इसमें बृहत परंपराओं का प्रायः ग्रंथों में उल्लेख देखने को मिलता है। अब है सार्वभौमिकरण के उदाहरण, तो किस तरह से उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सरस्वती पूजा है। तो किशनगढ़ी गांव में दिवाली के त्योहार के अवसर पर लोग अपने घरों की दीवारों पर चावल के आटे से एक प्रतिमा बनाते हैं जिसे सरस्वती के नाम से पुकारते हैं। एक देसी देवी हैं, यानी देसी देवी हैं जिनकी इस गांव के लोग इस त्योहार के अवसर पर पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं वो दिवाली के अवसर पर। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि लक्ष्मी धनवानों की देवी हैं और सरस्वती हमारी देवी हैं। यहाँ इन्हीं लोगों के द्वारा सरस्वती के अलावा लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। तो मेरिट है जो इनके अनुसार क्या है, सरस्वती जी लघु परंपरा के अंतर्गत आती हैं। इसके फैलाव का क्षेत्र बढ़ता गया और इसकी गति ऊपर की ओर रही और यह लंबी यात्रा में उसका स्वरूप परिवर्तन हो गया और उसने लक्ष्मी का रूप ग्रहण कर लिया। और लक्ष्मी एक ऐसी देवी है जिनकी गणना बृहद परंपरा के अंतर्गत होती है। तो जो सरस्वती देवी है वही आगे चल के लक्ष्मी का रूप ग्रहण कर लिए कह रहे हैं। और लक्ष्मी तो एक ऐसी देवी है जिनका पुराणों में भी उल्लेख है। इस तरह सरस्वती कालांतर में लक्ष्मी के रूप में बदल गई और सरस्वती का लक्ष्मी के रूप में रूपांतरण सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को व्यक्त करता है, यानी उनकी मान्यता उस तरह से हो गई और इस तरह से वो बदल गई। और
श्रीवास में राजस्थान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अपने विचारों को असहमति व्यक्त की है। सरस्वती की पूजा का त्योहार लघु परंपरा से संबंधित है। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के द्वारा लक्ष्मी पूजा जैसे बृहद परंपरा से संबंधित त्योहारों की उत्पत्ति हुई है। मतलब उन्होंने असहमति व्यक्त की कि ऐसा नहीं है और जड़ें स्वयं बृहद परंपरा की हैं। लक्ष्मी की जड़ें जो है स्वयं बृहद परंपरा की हैं। इस तरह से है। अब इनमें अंतर क्या है, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण में अंतर। तो अंतर पढ़ लेते हैं। तो सार्वभौमिकरण में लघु परंपरा ऊपर की ओर विकसित होती है। तो सार्वभौमिकरण में लघु परंपरा ऊपर की ओर विकसित होती है और ये वैध परंपरा का निर्माण करती है, जबकि स्थानीयकरण में वैध परंपरा का तत्व नीचे की ओर गमन करते हैं और छोटी परंपराओं में विकसित हो जाती है। फिर दूसरा है कि सार्वभौमिकरण की परंपराओं का प्रभाव क्षेत्र विकसित एवं विस्तृत हो जाता है। सार्वभौमिकरण क्या है, परंपराओं का प्रभाव विस्तृत हो जाता है, जबकि स्थानीयकरण में प्रभाव क्षेत्र छोटा हो जाता है। फिर सार्वभौमिकरण में स्थानीय विश्वास और कर्मकांडों का महत्व घटता है। तो सार्वभौमिकरण जो होता है तो विश्वास होते हैं, कर्मकांडों का महत्व घट जाता है, जबकि स्थानीयकरण में स्थानीय विश्वास और कर्मकांडों की संख्या में वृद्धि होती है। सार्वभौमिकरण में लघु परंपराएं विकसित होकर नई परंपराएं बनाती हैं। तो सार्वभौमिकरण होता है जो, तो उसमें लघु परंपराएं विकसित होकर नई बृहद परंपरा बना लेती हैं, जबकि स्थानीयकरण में बृहद परंपरा छोटे छोटे रूप में वितरित हो जाती है और नई पर यानी पूर्व प्रचलित किसी बृहद परंपरा का अंग होती हैं वो। फिर सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। इसमें संबंधित विश्वासों कर्मकांडों का स्वरूप सभी क्षेत्रों प्राय समान दिखाई देता है। तो इस तरह से ये होती है। अब है अगला क्वेश्चन, लास्ट है लोक समाज और लोक संस्कृति। तो लोक समाज और लोक संस्कृति वाला ये रह गया है इस यूनिट में, बस और नहीं है। अब लोक समाज की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय रुडोल्फ को जाते हैं। तो अब इसको अभी नहीं पढ़ते हैं, लोक संस्कृति को बाद में देख लेंगे। अगली यूनिट, दूसरी यूनिट है भारत में गांवों में आत्मनिर्भरता। तो भारत में आत्मनिर्भरता का अर्थ ऐसे गांव का निर्माण करना है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकें और बाहरी सहायता पर निर्भर ना रहें। इसमें कृषि, कुटीर उद्योग, आजीविका के अन्य संसाधनों का विकास शामिल है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास भी किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार स्वामित्व योजना जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण भूमि पर कानूनी स्वामित्व प्रदान कर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर गांव को सशक्त बना रही है। तो इस तरह से अर्थ है कि ग्रामीण को, गांव को सशक्त बनाना, तो गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब आत्मनिर्भर गांव के प्रमुख स्तंभ क्या होंगे? तो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा की स्वतंत्रता। तो नवीकरणीय ऊर्जा होगी तो गांव आत्मनिर्भर होंगे। यानी आत्मनिर्भरता के स्तंभों में एक ऊर्जा स्वतंत्रता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। और स्थानीय रूप से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके गाँव न केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, यानी कार्बन को उत्सर्जन है उसको कम कर सकते हैं, बल्कि घरों और व्यवसायों के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा समाधान राष्ट्रीय ग्रिड पर निर्भरता को कम करते हैं। यानी विकेंद्रीकरण यानी खुद से ऊर्जा उत्पन्न होगी जब नवीकरणीय ऊर्जा, तो जो राष्ट्रीय यानी केंद्र की जो सरकार की बिजली है उसका निर्भरता नहीं रहेगी। ग्राम क्षेत्रों में बिजली कटौती और उतार चढ़ाव का गहरा खतरा बना रहता है कि बिजली आती नहीं है। और सौर ऊर्जा चलित संचालित प्रणालियों और बायोगैस संयंत्रों के कार्यान्वयन से जो स्थिरता में वृद्धि होगी, उसकी बिजली की उत्पादकता में और ऊर्जा में क्या है वृद्धि होगी और ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाए जाएंगे। बनते गांव भारत में स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के लक्ष्यों के अनुरूप है। तो इस तरह भारत को ऊर्जा में क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे। तो ये महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर गांव के लिए महत्वपूर्ण है। फिर सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए।
तो आत्मनिर्भरता के फलने फूलने के लिए सतत कृषि आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरणीय संसाधनों को संरक्षित करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जैसे जैविक खेती, फसल चक्र, कृषि वानिकी जैसी पद्धतियों, तो फसल चक्र, जैव खेती अपनाई जाए, फसल चक्र, कृषि वानिकी जैसी पद्धतियों तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार ला सकती है, जल की खपत कम कर सकती है और रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम कर सकती है। तो राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने से न केवल समुदाय की पोषण संबंधी जरूरतें पूर्ति होंगी, बल्कि व्यवसाय के लिए भी अधिशेष प्राप्त, यानी ज़्यादा कृषि होगी तो व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिससे स्थानीय आय में वृद्धि होगी। और इसके अलावा शिक्षा, आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुँच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने में उच्च उपज और जलवायु प्रबंधन के प्रति लचीलापन सुनिश्चित होगा और जैव विविधता को भी प्रोत्साहन करेगी। तो गांव क्या होंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सतत कृषि खाद्य सुरक्षा मिलेगी। तो फिर है स्थानीय उद्यमिता और कौशल विकास। स्थानीय लोगों में यदि उद्यमिता का विकास हो, कौशल विकास हो, तो आत्मनिर्भर, यानी स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाना और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना आत्मनिर्भरता की सफलता के लिए मूल्य है। अगर सही प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच प्रदान की जाए तो गांव नवाचार, लघु उद्योगों के केंद्र बन जाएंगे, यानी उद्योगों के क्या क्या केंद्र बन जाएंगे। और फिर प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा ग्रामीण आबादी को हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण, नवीन ऊर्जा जैसी क्षेत्रों में क्या व्यवसाय शुरुआत की जाए और उन्हें सक्षम बनाती हैं। तो कौशल विकास कार्यक्रम बाजार की मांग के अनुरूप होना चाहिए। तो कौशल विकास होगा जो बाजार के अनुसार हो, तो इससे क्या होगा, उन्हें रोजगार सुनिश्चित हो सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। तो इस तरह से वो क्या करें, आत्मनिर्भर बनेंगे। फिर डिजिटल कनेक्टिविटी दी जाए और ई गवर्नेंस की व्यवस्था की जाए, यानी अच्छी व्यवस्था। तो डिजिटल कनेक्टिविटी दी जाए, डिजिटल कनेक्टिविटी और ई गवर्नेंस गाँव में आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण कारक हैं। किफ़ायती इंटरनेट के पहुँच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र विश्व बाजार से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ई कॉमर्स में संलग्न हो सकते हैं, यानी स्वास्थ्य सेवाओं के परिणाम बेहतर हो सकते हैं अगर डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे। जबकि कृषि के व्यवसाय के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को बाजार पहुंच को बढ़ाएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से बढ़ेंगे। ई गवर्नेंस यानी सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए, तो उन्हें सब्सिडी दी जाए, ऋण दिया जाए और कुशलतापूर्वक पहुंच अगर उनकी हो तो डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए इससे। और उनके से आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी की पूरी तरह क्षमता का दोहन हो सके, तो आर्थिक विकास हो सके और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या उनकी प्रौद्योगिकी का दोहन वो कर सकें। इस तरह से गांव आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता के इस मॉडल को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें थी इसमें। तो आत्मनिर्भरता के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्यमी समुदाय के नेताओं को ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए। तो ऐसा काम उन्हें करना चाहिए। तो इसकी 4 एंडिंग थी। नवीकरणीय ऊर्जा था पहला, इसमें आत्मनिर्भरता बनाई जाए, फिर सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा दी जाए, फिर स्थानीय कौशल का विकास किया जाए, बाजारों तक पहुंच और डिजिटल कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस। तो इसके माध्यम से क्या होगा, तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो भारतीय आत्मनिर्भर की ये वो है। अब है भारतीय आत्मनिर्भरता है। अब ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक संरचना और जजमानी व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार। तो जाति का अर्थ है, अब पढ़ने वाले हैं हम इसमें जाति, जजमानी व्यवस्था और संयुक्त परिवार व्यवस्था। सबसे पहले पढ़ते हैं जाति का अर्थ, परिभाषा। जाति के संबंध में क्या है, तो
जाति क्या है? जाति एक सामाजिक जाति एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। जाति एक सामाजिक वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। इसके साथ ही विशेष प्रकार के रूढ़िगत प्रतिबंध और सुविधाएं भी लगी होती है। तो प्रतिबंध भी होते हैं उसमें और सुविधाएं भी होती हैं। जाति तो सामाजिक वर्ग है जिसकी जन्मजात सदस्यता होती है और विशेष प्रकार के रूढ़िगत प्रबंधन होते हैं और सुविधाएं भी लगी होती हैं। इसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व रहित तत्व के जन्मजात प्रतिबंधों और सहूलियतों से निर्धारित होता है। तो इस व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसका अस्तित्व जन्मजात प्रतिबंधों और सहूलियत से आधार पर निर्धारित होता है। इसमें यह वर्ग समाज का एक ऐसा अंग है जिसके प्रति समाज के अन्य सदस्यों का एक विशेष दृष्टिकोण होता है। तो ये जाति की परिभाषा है। जाति की अन्य परिभाषा ये पढ़ सकते हैं कि जाति जन्म से ही व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है जिससे आजीवन कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति प्रदान करती है जिसमें जीवन भर वो आजीवन अपने परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए विवाह, खान पान, धार्मिक अनुष्ठान और स्पर्श आदि के संबंध में कुछ नियंत्रण भी होते हैं और विभिन्न जातियाँ एक दूसरे के प्रति कुछ सामाजिक दूरी अनुभव करती हैं। कुछ जातियाँ एक स्थान पर उच्च होती हैं और कुछ जातियाँ निम्न, जिनमें व्यक्तिगत योग्यता कुशलता का कोई महत्व नहीं, यानी व्यक्ति की योग्यता कुशलता का कोई महत्व ही नहीं होता। इस प्रकार जाति संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं जो अपन ने दी हैं। अब पर तो मेन परिभाषा यही है जाति की कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। इसके सदस्यों पर विवाह, खान पान, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे होते हैं। दूसरे शब्दों में मूलतः एक बंद वर्ग है। अब जाति की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो जाति की पहली विशेषता है कि समाज का खंडात्मक विभाजन होता है। तो जाति व्यवस्था की प्रथम विशेषता है हिंदू समाज में विभिन्न खंडों में विभाजित होती है जातियाँ, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के सदस्यों की स्थिति, पद, कार्य स्थान आदि भी निश्चित रहते हैं, यानी सबके कार्य स्थान निश्चित रहते हैं। इस प्रकार विभाजन के परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न खंडों के सदस्य अपने अपने खंड अथवा जाति के प्रति नैतिक कर्तव्यों में बंधे होते हैं। तो उनके काम और कर्तव्य बंधे होते हैं और वे खंडों में जातियाँ विभाजित होती हैं। फिर है संशिस्तरण। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न खंडों और जातियों में एक ऊंच नीच का क्रम होता है। खंडों में विभाजित होती है लेकिन संशय स्तर भी होता है कौन ऊंचा है। इस सोपान क्रम में ब्राह्मण की स्थिति उच्च होती है और उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थिति आती है। इस क्रम में धन प्रतिष्ठा एवं आधारों पर परिवर्तन संभव नहीं है। तो जाति में क्या होता है, धर्म के आधार पर और प्रतिष्ठा के आधार पर, या धनवान है तो जाति बदलती नहीं है, वही रहती है। और जाति एक बंद वर्ग है, यानी उसे बदला नहीं जाता है इसमें। फिर भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध और रोक होते हैं। प्रत्येक जाति दूसरी जाति के हाथ से बने भोजन के संबंध में कुछ नियम होते हैं, यानी ब्राह्मण के हाथ का बना भोजन सभी जातियां खा लेती हैं, लेकिन ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के यहाँ पका भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, वैश्य के यहाँ और क्षत्रिय के यहाँ पका भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु कच्चा भोजन नहीं करते। इस प्रकार भिन्न भिन्न जातियों में खान पान के कुछ नियम होते हैं। दो भोजन फिर विभिन्न जातियों के सदस्यों के साथ उठने, बैठने, मिलने, संस्कार करने के नियम निश्चित होते हैं। सामाजिक सहवास संबंधी नियम भी होते हैं कि कौन समाज में कहाँ कौन रहेगा। फिर विभिन्न भिन्न खंडों और जातियों में धार्मिक निर्योग्यताएं होती हैं, सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं। तो प्रतिबंध, यानी तो जाति व्यवस्था में एक मुख्य विशेषता छुआछूत आधारित है, यानी छुआछूत पर आधारित होती है। सबसे अधिक अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त है और सबसे अधिक निर्योग्यताएं अस्पृश्य पर, यानी प्रतिबंध सबसे ज़्यादा अस्पृश्य लोगों पर, यानी हरिजन के लिए है। दक्षिण भारत में हरिजन की स्थिति दंडनीय है, यानी दयनीय है।
उच्च जाति के लोगों को देखना भी इनका मौलिक अधिकार नहीं है। ऊंच जाति के लोगों को देख भी नहीं सकते। गांव में अस्पृश्यता के नियम कठोरता से पालन होता है, यानी एक दूसरे को छू नहीं सकते, इस तरह के नियम होते हैं। तो सामाजिक और धार्मिक नियोक्ताएं होती हैं जी। तो सामाजिक धार्मिक नियोक्ताएं होती हैं, भोजन के संबंध में होता है। फिर संस्थान ऊपर नीचे बटे होते हैं और खंडात्मक विभाजन नहीं जाती हैं, बहुत सारे खंडों में इस तरह बटी होती हैं। फिर बिना रोक टोक व्यवसाय के चुनाव का अभाव होता है, यानी व्यवसाय नहीं चुन सकती। इस व्यवस्था के अनुसार विभिन्न जातियों के व्यवसाय पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं, पूर्व पहले से निश्चित, यानी भिन्न भिन्न जातियां अपने व्यवसाय को परंपरागत या धर्म पर आधारित मानती हैं। तो जातियां अपने व्यवसाय को धर्म के अनुसार मानती हैं। और ब्राह्मण पुरोहित के कार्यों में शूद्र सेवा, ब्राह्मण के कार्य जो होते हैं और पुरोहित के कार्य होते हैं वो, और शूद्र क्या करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं अथवा मलमूत्र उठाने में लगे होते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद यह प्रतिबंध ढीला हो गया। फिर विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं, यानी प्रत्येक जाति उपजाति अपने सदस्यों के मध्य ही विवाह संबंध में अनुमति देती है। अपने जो जाति के होते हैं उन्हीं में विवाह कर सकते हैं। और जाति अंतर विवाह समूह कहते हैं। इनमें क्या है, अंतर विवाह को जाति व्यवस्था का सार तत्व माना जाता है। तो विवाह उनके नियम होते हैं यहाँ, यानी बहिर्विवाही समूह में बटी रहती हैं। इन बहिर्विवाही समूह में गोत्र समूह कहा जाता है। फिर बहिर्विवाह में क्या होता है, वो गोत्र, यानी एक ही जाति में तो विवाह करेंगे लेकिन एक गोत्र में नहीं करेंगे, इस तरह से उनमें बटे होती हैं। और जैसे इनकी विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार है। जातियों में खंडात्मक विभाजन होता है। जाति जन्म पर आधारित होती हैं। जाति अंतर विवाही समूह होता है, नहीं अपनी जाति में ही विवाह कर सकते हैं। प्रत्येक जाति दूसरी जाति के साथ खान पान के नियम निश्चित होते हैं। फिर ब्राह्मणों का सम्मान केंद्रित होता है ना। और ऊंची जो जातियां होती हैं, ऊंच नीच का क्रम होता है, इनमें ऊंच नीच के क्रम पाए जाते हैं। जाति नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्येक जाति अपने सदस्य को प्रताड़ित करती है और व्यवसाय निश्चित पहले से होता है। एक बंद वर्ग है इस तरह से जाति। तो जाति की जो विशेषताएं थी। अब है जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था क्या है, तो जजमानी व्यवस्था का अर्थ है, जजमानी का शब्द संस्कृत के यजमान से लिया जाता है। तो जजमानी व्यवस्था का जो अर्थ है, वो शब्द है वो यजमान से लिया गया संस्कृत के, जिसका अर्थ यज्ञ करने वाला। कालांतर में शब्द उन सभी के लिए उपयुक्त होने लग गया जो उनकी सेवा के रूप में किसी की काम करते हैं। पर बाद में इसका रूप मतलब अलग अर्थ निकाल लिया गया, जो दूसरे की सेवा करते हैं। जजमान अपने लिए सेवा करने वाले को समय समय पर नगद या अनाज का भुगतान करते हैं। तो जजमान जो होते हैं, यानी जो व्यक्ति दूसरे को देता है, अनाज भुगतान करता है। सेवा के बदले भोजन, वस्त्र, निवास का स्थान, अनाज, वस्तुएं, कुछ औजारों का उपयोग करने और कच्चे माल की सुविधा प्रदान कर देते हैं वो उन लोगों को। ये सुविधाएं इस व्यवस्था की सुदृढ़ बनाती हैं। जैसे किसान आज भी अनाज के भुगतान करना अच्छा समझते हैं, तो किसान अपना अनाज उन्हें दे देते हैं उन जातियों को। से गांव में तो इसमें क्या होता है, एक गांव में अनेक सेवाकारी जातियां होती हैं, जैसे जो सेवा करने वाली जाति हैं, जैसे नाई हो गए, धोबी है, कुम्हार है, पुरोहित, लोहार, खेती आदि। तो इन जातियों के परिवार अपनी सेवाएं सभी को प्रदान न करके केवल उन्हीं परिवार को प्रदान करते हैं जिनमें उनके वंश परंपरा से संबंध चले आ रहे हैं। उनके पिता ने भी उन्हीं परिवारों की सेवा की होगी, उनका लड़का भी उन्हीं के कार्य करता होगा। इस प्रकार व्यवसाय और सेवाएं जाति के आधार पर परंपरागत रूप में चली आ रही हैं। और इस प्रथा में जिस परिवार की सेवा की जाती है वह परिवार का मुखिया सेवा करने वाले को जजमान कहा जाता है। तो जिस मुखिया को क्या कहते हैं, उसको जजमान कहा जाता है।
और इसमें उसे इसका संबंध वंशानुगत निश्चित होता है, यानी वंशानुगत रूप से चली आ रही चीज होती है ये। और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। और जजमान एक प्रकार से इस कमीन परिवार की संपत्ति होते हैं। तो जो जजमान होते हैं, तो जो सेवा करने वाले परिवार हैं, उनकी परिवार की क्या है, संपत्ति होते हैं। जब तक कमीन, तो उन्हें कमीन कह रहे हैं, और कमीन परिवार के सदस्य अलग होते हैं तो वे अपनी संपत्ति की भांति जजमानों का बंटवारा कर लेते हैं। यानी छोटी जाति के लोग जो बंटते हैं तो अपना बंटवारा कर लेते हैं, वो कौन किसकी सेवा करेगा। जजमान इनको हटा नहीं सकते, यानी मुखिया उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि यह परंपरागत है, इसीलिए कोई इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। और इसमें पेशेवर जातियों पंचायतें अधिक शक्तिशाली होती हैं। और यदि एक जजमान एक कमीन को हटा दे तो कोई भी दूसरा कमीन उस जजमान का कोई काम नहीं करेगा, और यदि कोई करे भी तो जाति जो पंचायत है नहीं करने देगी। तो पंचायत का दबदबा होता है इसमें, और कोई उसका और सेवा नहीं करे। तो गांव से बाहर से भी उस काम के करने वाले को नहीं बुलाया जा सकता। तो इस प्रकार के उन पर प्रतिबंध होते हैं, यानी जो जातियाँ काम कर रही पहले से वही करेंगी, और वो आपस में बांट भी लेंगी किसको करना है किसको नहीं करना है। अब है जाति व्यवस्था, जो जजमानी व्यवस्था की उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें विशेषता है कि उद्गम संबंध व्यवस्था, यानी जो संबंध एक जाति के विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाया जाता है उसे क्षैतिज संबंध कहते हैं। ऊंची और नीची जातियों के परस्पर संबंधों का उद्ग्रह संबंध माना जाता है। इसके अंतर्गत एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। उन्हीं सेवाओं के आधार पर ऊंच नीची जाति सब जातियां एक साथ में बंध जाती हैं। तो उद्गम संबंध, उद्ग्रह संबंध होते हैं, यानी एक दूसरे की सेवा करते हैं। फिर कम और अधिक स्थायित्व संबंध, यानी प्रजा और जजमान के बीच संबंध बहुत ही स्थायी होता है। सेवाएं प्रत्यक्ष और परिवार स्तर पर होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से दी जाती हैं और परिवार के स्तर पर दी जाती हैं। इस कारण कोई भी व्यक्ति अन्य जाति से किसी प्रकार का नाता नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अधिकतर दैनिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार के संबंधों को बनाए रखना अति आवश्यक होता है। तो स्थायित्व भी होता है। यदि कभी कोई परिजन को गांव छोड़कर चला जाना ही पड़े तो वह अपनी जगह अपने परिवार के नातेदारों को सेवा प्रदान कर देता है, इसलिए नियुक्ति करके जाता है और संबंध की निरंतरता बनी रहती है। इस तरह तो स्थायित्व बना रहता है। अब है तीसरा कि अनुवांशिक होती हैं जजमानी व्यवस्था। तो जजमानी प्रथा सेवा के लेन देन की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और इसके अंतर्गत सेवा प्रदान करने का अधिकार पिता से क्या होता है, पुत्र को हस्तांतरित होता है। तो अनुवांशिक होती है, यानी पिता से पुत्र को सेवा जाती है। और जजमानी कार्य का अधिकार किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति के समान हो जाता है, और वह पिता से पुत्र को मिलता है। भाई के अलग हो जाने पर अधिकार भाइयों में बराबर बांट दिए जाते हैं, कौन किसकी वो सेवा करेगा। यदि परिवार में केवल एक पुत्री है तो लड़की के पति को उसके पति के अधिकार मिल जाते, मतलब लड़की के पति को अधिकार मिल जाते उस सेवा करने के। फिर है परंपरागत व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था नगद मजदूरी देने का रिवाज नहीं होता, और ना ही जजमान व प्रजा के बीच पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले मालिक और कर्मचारी जैसे संबंध, यानी नगद व्यवस्था नहीं होती कि मजदूरी दे दी जाए, और कर्मचारी जैसे संबंध, मालिक कर्मचारी जैसे संबंध नहीं होते इसमें। यानी वे क्या होते हैं, निकट संबंधों के कारण वे हर दुख सुख के अवसर पर एक दूसरे के सुख दुख को बांटने पर निभाने का प्रयत्न करते हैं। तो परंपरागत व्यवस्था होती है इस तरह से। और फिर है प्रजाओं के विभिन्न कार्य क्षेत्र,
यानी जजमानी व्यवस्था में सभी प्रजाओं के कार्य क्षेत्र समाज नहीं होता। यानी प्रकृति के अनुसार काम और अधिक विस्तार होता है। उदाहरण के लिए नाई की आवश्यकता गांव के सप्ताह में 1-2 बार होती है, इसलिए नाई 1 से अधिक गांव की सेवा कर सकता है। इसी तरह बनिया अपने गांव के 20 मील तक के क्षेत्र को लेने देने का काम कर सकता है। तो इस प्रकार कार्य क्षेत्र उनका होता है, बटा होता है। जजमानी व्यवस्था के कुछ गुण भी हैं। आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है। ग्रामीण में संयुक्त परिवार है, तो ग्रामीण संयुक्त परिवार का अर्थ विशेषता है कि गांव में संयुक्त परिवार किस तरह से है। तो संयुक्त परिवार वाला पढ़ ले रहे हैं। तो संयुक्त पारिवारिक जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय ग्रामीण संयुक्त परिवार में पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, पुत्र पुत्री, वधू पौत्र और अविवाहित पुत्रियां आदि रहते हैं। और भारतीय ग्रामीण समाज ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक इकाई है। तो गांव में ऐतिहासिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक और सामाजिक इकाई है। तो गांव में कई पीढ़ी के लोग मतलब संयुक्त परिवार में एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनका भोजन एक ही चूल्हे पे बनता है। यज्ञ और श्रद्धा, धर्म, कर्म एक साथ करते हैं। संपत्ति का स्वामित्व, उत्पादन, उपभोग शामिल रूप से होता है। परिवार के सदस्यों को जो भी कुछ कमा लेते हैं उनका उपयोग परिवार के सब प्राणी मिलकर करते हैं। इस प्रकार निवास, भोजन, धर्म, कर्म आर्थिक दृष्टि से संयुक्त होते हैं। वो तो इन तरह उनकी व्यवस्था चलती है। तो संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सामान्य निवास होता है। संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही मकान में रहते हैं। संयुक्त घर परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए खुला रहता है। फिर सामान्य पाठशाला, संयुक्त परिवार के समस्त सदस्यों के लिए भोजन एक साथ ही एक ही स्थान पर बनता है। तो संयुक्त परिवार के सदस्य जो होते हैं उनके लिए भोजन एक ही स्थान पर बनता है। तो सामान्य इसमें किचन होती है, पाठशाला की जगह किचन है। यानी संयुक्त परिवार के सदस्य भोजन एक ही साथ एक ही स्थान पर बनाते हैं और खाते हैं। और सामान्य निवास होता है। सामान्य कोष है। संयुक्त परिवार की तीसरी विशेषता यह है कि संपत्ति का स्वामित्व, उत्पादन, उपभोग संयुक्त रूप से होता है। यानी परिवार की संपूर्ण संपत्ति सारे परिवार का स्वामित्व समझा जाता है, व्यक्ति विशेष का नहीं। फिर सामान्य पूजा स्थल होता है, धर्म कर्म होता है। यानी संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही धर्म को मानते हैं, उसी धर्म के संबंधित कर्तव्यों को सम्मिलित रूप से निभाते हैं। और संयुक्त परिवार के सभी सदस्य सामान्य पूर्वज की पूजा करते हैं, इससे एक दूसरे से बंधे होते हैं। फिर बड़ा आकार होता है। तो संयुक्त परिवार का आकार अत्यंत विस्तृत होता है। वैसे साधारणतः 3 पीढ़ियों तक के लोग एक साथ रहते हैं। फिर है परिवार के कर्तव्यों का पालन। तो संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। इसके अंतर्गत समस्त सदस्य वृद्ध, युवा, बालकों की एक निश्चित स्थिति होती है और कर्तव्य होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो पारिवारिक कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर संयुक्त परिवार में मुखिया की सत्ता हो, यानी मुखिया कार्यकर्ता होता है। संयुक्त परिवार प्रायः सबसे बड़ा सदस्य मुखिया होता है और अथवा मुखिया कार्यकर्ता होता है। वह परिवार के समस्त कार्यों को निश्चित करता है और महत्वपूर्ण कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, प्रबंधन, शादी प्रबंधन आदि का कार्य संयुक्त परिवार के रूप में वो करता है। तो इस तरह संयुक्त परिवार में विशेषता है। ग्रामीण संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है अब आधुनिक समय में। तो आधुनिक युग में संयुक्त परिवार का विघटन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि आज कुछ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियाँ समाज में इस भांति क्रियाशील है, जिसके कारण भारतीय संयुक्त परिवार के लिए परंपरागत रूप से बनाए रखना कठिन हो पाता है। जैसे इसके निम्न कारण औद्योगिकरण हो रहा है, जनसंख्या का बढ़ना है, महिला आंदोलन चल रहे हैं, शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यक्तिगत वाद उत्पन्न होते हैं और नगरीय मकान की समस्याएं आदि के कारण अब एकीकरण परिवार हो रहा है। वो औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण परिवारों पर प्रभाव पड़ा है। तो परिवार
एकाकी परिवार में पता नहीं, यानी परिवार का आकार अब छोटा होता जा रहा है। आधुनिकीकरण के कारण परिवार के आकार का पतन हो गया है। तो संयुक्त परिवार कई पीढ़ी के साथ रहा करती थी, तो अब काफ़ी अधिक उसमें बदलाव हो गया और विभिन्न कारण आज परिवार के आकार में कमी आई है, तो छोटे हो गए हैं। परिवारों की महत्ता में कमी, यानी सामाजिक गतिशीलता इतनी अधिक हो गई कि परिवारों का महत्व कम होता जा रहा है और के कारण परिवार विघटन के कारण की महत्ता निरंतर कम होती जा रही, तो परिवार का महत्व कम हुई। फिर लैंगिक संबंधों में परिवर्तन, आधुनिक समय में परिवार में स्त्रियों के अधिकार उतने अधिक बढ़ गए हैं कि लैंगिक संबंधों में काफ़ी परिवर्तन आ गए। अब पुरुष परिवार पर निरंकुश शासन नहीं कर सकता और पत्नी का परिवार की स्थिति में भी सुधार हुआ है। तो सत्ता के स्थान पर पुरुषों के समान अधिकार उन्हें मिल गए हैं। अब नातेदारी व्यवस्था की महत्व में कमी आई है, तो परिवार के सदस्य नातेदारी व्यवस्था के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, यानी व्यक्ति स्वयं के कार्य उसकी सामाजिक स्थिति के कारक हो गए हैं। परिणाम स्वरूप नातेदारी महत्व कम हो गया। आज नातेदारी वही महत्व है जो हमारे पड़ोसियों का होता है या मित्रों के साथ होता है, तो नातेदारी अब कम हो गई है। पिता की सत्ता में कमियां हैं। ग्रामीण परिवार में आज पिता की सत्ता कम हो गई है। आज परिवार में पीढ़ी अंतर इतना अधिक हो गया है कि समय इतनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है कि बूढ़े व्यक्तियों की सत्ता कम हो गई है और शिक्षा के कारण बच्चों के स्वयं बड़े होकर अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, तो पिता की सत्ता में कमी आया। फिर स्थिति में परिवर्तन आया है, यानी पहले स्त्रियां बच्चों की स्थिति ग्रामीण परिवार में इतनी अच्छी नहीं थी, परंतु शिक्षा इत्यादि में स्त्रियों में समानता स्वतंत्रता मिली है और नौकरी करने लगी है। इससे स्त्रियों के अधिकार में वृद्धि हुई है और इस प्रकार स्त्रियों सामाजिक स्थिति में काफ़ी अधिक सुधार हुआ है, तो इस तरह परिवर्तन आ गया है। वह किसान संबंधित परिचय पढ़ने वास्ते वह कृषि संबंधों से आप क्या समझते हैं? तो कृषि संबंध भूमि स्वामी और काश्तकार संबंध परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। कृषि संबंध को समझने के लिए कृषि भूमि के प्रशासन की व्यवस्था को परंपरागत एवं समकालीन स्थितियों से देखा जाना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत की सक्रिय श्रम शक्ति 70% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है। राष्ट्रीय आय का 50% भाग उत्पादन किया जाता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत में नियोजन और विकास कार्यक्रम द्वारा हरित क्रांति लाने का प्रयत्न किया गया और भूमि सुधार द्वारा भूमि जोतने वाले बटाईदारों की खेती करने वाले भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया गया। यांत्रिकरण हुआ, नवीन किस्म के बीज, रासायनिक खाद और नवीन कृषि विधियों तथा सिंचाई सुविधा द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। इसके बावजूद भारत में वर्तमान में कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याएं खड़ी हुई हैं, जो इसमें मुख्य उत्पादित वस्तुओं का समाज के विभिन्न वर्गों में न्यायोचित तरीके से वितरण हो, विकास कार्यक्रम का लाभ गिने चुने संपन्न व्यक्तियों तक ही सीमित ना हो और जनता की गरीबी कम हो, लोगों के रहन सहन स्तर ऊंचा उठे। इन सभी समस्याओं के उचित समाधान प्रस्तुत करते हुए कृषि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य का उन्मूलन के लिए आवश्यकता है कि ग्रामीण संरचना को समझें और जानने का प्रयत्न करें। ग्रामीण भारत में कृषि संबंध किस प्रकार हैं और किस रूप में पाए जाते हैं? भूमि व्यवस्था आदि के रूप में संबंध है, तो ग्रामीण कृषि संबंध है। अब ग्रामीण कृषि संरचना की प्रकृति, तो आंदे वित्ते ने अपनी पुस्तक स्टूडेंट इन एग्राइन सोशल स्ट्रक्चर में कहा है कि अनुसंधान एक क्षेत्र है जो निसंदेह अधिक महत्व का है और जिस पर भारत में समाजशास्त्रियों और नेतृत्व शास्त्रियों ने बहुत कम अध्ययन प्रस्तुत किया है। वह क्षेत्र कृषक व्यवस्था के भूमि और उत्पादन कार्यों हेतु उसके प्रयोग की समस्या से संबंधित है।
इसमें क्या है, उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्रों में अल्पवृष्टि होती है। तापमान, नमी, धूप की दृष्टि से भी क्षेत्रीय अंतर पाए जाते हैं। इन सब पारिस्थितिक भिन्नताओं के प्रभाव और फसलों की विभिन्न किस्मों, उनके लिए काम में ली जाने वाली प्रौद्योगिकी का भी प्रभाव पड़ता है। तरह स्त्री पुरुष के कृषक कार्यों के बीच विभाजन का स्वरूप, यानी स्त्री पुरुष हैं तो उनके बीच कृषि कार्यों में विभाजन है। तो कृषि कार्य का विभाजन प्रौद्योगिकी आधार पर न होकर सामाजिक संगठन के आधार पर होता है। समाज विशेष की संस्कृति यह निर्धारित करती है कि कृषि कार्य में पुरुषों की भूमिका क्या होगी और स्त्रियों की क्या होगी, समाज के आधार पर निर्धारण होता है। और जनगणना संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पंजाब के बजाय पश्चिम बंगाल में मजदूरों में स्त्रियों की अपेक्षा संख्या अधिक है, यानी पश्चिम बंगाल में स्त्रियों की मजदूर के रूप में संख्या अधिक है। तमिलनाडु, केरल में कुछ भागों में कृषि श्रमिक में स्त्रियां पुरुषों से अधिक संख्या में हैं। तो स्त्री पुरुषों के कार्य के विभाजन में स्वरूप में है संबंध। फिर कृषि जीन्स के प्रकार या कार्य विभाजन का स्वरूप। तो कृषि जीन्स के प्रकार के आधार पर विभाजन, यानी आंध्री वित्ते ने अपने अध्ययन में भारतीय कृषि के बारे में महत्वपूर्ण बात बताई। यह है स्त्रीकरण की व्यवस्था और कार्य विभाजन के बीच भी संबंध पाए जाते हैं। यानी गेहूं की खेती और चावल की खेती करने वाले क्षेत्रों में भी कार्यों के विभाजन की दृष्टि से, यानी कार्य के विभाजन के आधार पर अंतर देखने को मिलता है। तो जनगणना संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पंजाब, हरियाणा में गेहूं की खेती विशेषता होती है और संपूर्ण कृषि जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का सर्वश्रेष्ठ सापेक्ष दृष्टिकोण कम है। तो पंजाब और हरियाणा में कृषि में जो श्रमिक लगे उनका दृष्टिकोण कम है, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में गीले खेत जो होते हैं जो कि धान की खेती के लिए, इनका अनुपात अधिक है, यानी वहाँ लोग कर्मचारी खेती, बटाईदार खेती प्रचलन ज़्यादा है, तो वहाँ लोग ज़्यादा इस तरह से काम करते हैं। इसमें परिवार के लोग काम करते हैं। फिर उत्पादन संगठन के तरीके क्षेत्रीय स्तर पर। तो उत्पादन संगठन के तरीके मौजूद क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था भारत में जाति संरचना द्वारा की जाती है, अर्थात स्वयं खेती उन क्षेत्रों में मान्यता है जहाँ कृषि जातियाँ प्रभावी हैं, जो कृषि जातियाँ प्रभावी हैं तो स्वयं करती हैं, जबकि बटाईदारों वेतनभोगी श्रम का प्रयोग उन क्षेत्रों में सामान्य है जहां आकर्षक जातियों का भूमि पर स्वामित्व है और इस तरह से उनका विभाजन है। फिर कार्य की प्रकृति के आधार पर तो आंध्री व्यक्ति का मत है कि एक समुदाय का एक प्रकार का विभाजन जहां कुछ लोग स्वयं काम करते हैं और कुछ दूसरों से काम कराते हैं, आंशिक रूप से कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर होता है, यानी काम जैसा होता है, कार्य की प्रकृति जिस तरह होती है तो वहाँ लोग स्वयं भी काम करते हैं और दूसरों से भी काम कराते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में 10 या 15 एकड़ की खेती पर कृषक जो है परिवार स्वयं खेती करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में 5 एकड़ के खेत में भी लोग दूसरों से खेती कराते हैं। पंजाब, हरियाणा में गेहूं खेती संबंधित कार्य होते हैं जो कठोर या थकाने वाले नहीं होते, जितने की गीले खेत में धान की खेती के संबंध में होते। इस तरह कार्य की प्रकृति के आधार पर विभाजन होता है। अब है कृषि कार्यों का संस्तरण। तो कृषि कार्यों का संस्तरण यानी कृषि क्षेत्र में हाथ से किए जाने वाले कार्यों में भी स्तर पाया जाता है। तो निम्न जातियों जो हाथ अधिक परिश्रम के कार्य होते हैं तो उसके लिए निम्न जातियों के स्तर के लोग यानी स्त्रियों को काम में लगाते हैं। तो आंध्र व्यक्ति के अपने अध्ययन में बताया है कि देखने को मिलता है कि कठोर और सर्वाधिक श्रम साध्य वाले कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं जो भूमिहीन हैं और निम्न स्तर पर हैं और बड़े भूस्वामी स्वयं कार्य नहीं करते। तो बड़े भूस्वामी जो है वो स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों के साधन संपन्नता के कारण समर्थ होते हैं तो वो दूसरे काम कराते हैं। तो अधिक परिश्रम के जो कार्य होते हैं तो वो उनसे कराते हैं। फिर उत्पादन संगठन में प्रतिमान यानी हम उत्पादन के सामाजिक संगठन पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि यह न केवल कार्य के बल्कि संपत्ति अधिकारों
के भी एक विशिष्ट प्रतिमान को व्यक्त करते हैं। उत्पादन संगठन 3 प्रमुख प्रतिमान होते हैं उत्पादन के, यानी पारिवारिक श्रम पर आधारित, किराए के श्रम पर आधारित और इस तरह से होते हैं। पारिवारिक श्रम पर आधारित उत्पादन और किराए के श्रम पर आधारित उत्पादन और किराए पर भूमि जोतना। तो पारिवारिक श्रम के उत्पादन में है जहाँ उत्पादन पारिवारिक श्रम पर आधारित होता है, वहाँ परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग कार्य सौंप दिए जाते हैं और उनका विभाजन लिंग और आयु भेद होता है कि उनके आधार पर उन्हें काम सौंपे जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य स्वयं के खेत पर कार्य करते हैं और आवश्यकता अनुसार बाहरी लोगों को सहयोग भी ले लिया जाता है और स्वयं कार्य किया जाता है। फिर किराए के श्रम, यानी जहाँ भूस्वामी भूमि पर स्वयं खेती न करके दूसरों से मजदूरी कराता है और अनाज देने के आधार पर श्रमिकों से खेती कराया जाता है। भूस्वामी परिवार और वेतनभोगी श्रमिकों के बीच निश्चित प्रकार का संबंध होता है, तो किराए के आधार पर काम करा लेता है। अब किराए पर भूमि जोतना यानी काश्तकारी व्यवस्था है जी। काश्तकारी पट्टे के रूप में अर्थात किराए पर एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे की भूमि जोती जाती है। बटाईदारों में खेती की जाती है, वहाँ दो परिवारों के बीच संबंध पनपते हैं, भूस्वामी और बटाईदार या काश्तकार। इसमें क्या होते हैं, दो श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व आदि एक दूसरे से बटे होते हैं, तो इस आधार पर भी होती है जी। अब है परंपरागत ग्रामीण भारत में कृषक संबंधों की भूमि व्यवस्था। तो कृषक संबंध है, उनमें भूमि व्यवस्था कैसी है, तो भूमि व्यवस्था के संबंध में है भूमि काश्तकार होते हैं या रैयत वाड़ी व्यवस्था होती है। तो परंपरागत ग्रामीण भारत में भूमि व्यवस्था के अंदर कृषकों के भूमि संबंध, अधिकार और उत्तरदायित्व की व्याख्या है, जिसमें भूस्वामी और काश्तकार होते हैं। जो व्यक्ति सरकार की भूमि प्राप्त करते हैं वे भूस्वामी कहलाते हैं और जो भूस्वामी से भूमि प्राप्त करते हैं वह उसके कृषि करते हैं तो वे काश्तकार कहलाते हैं। इस आधार पर व्यवस्था की गई है। परंपरागत भूमि व्यवस्थाएं, तो परंपरा में भूमि व्यवस्था किस प्रकार से, 3 प्रकार से प्रचलित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें क्या होता है, इसके अंदर किसान भूमि के सीधे सरकार से लेता है। इसमें रैयतवाड़ी में क्या होता है, किसान भूमि को सीधे सरकार से लेता था और जब वह माल गुजारी देता रहता है तब तक भूमि उसका अधिकार बना रहता है, नहीं किसान का अधिकार बना रहता है। इस पद्धति के अंदर किसान का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध होता है और सरकार के बीच कोई मध्यस्थता नहीं होती। 1872 में टॉमस मुर्रो ने सर्वप्रथम मद्रास में इस व्यवस्था को चलाया था, तो टॉमस मुर्रो ने चलाया था 1872 में और मद्रास में चलाई गई थी ये प्रक्रिया। इसमें रैयत प्रथा कहते हैं जोतदार जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ होता है, जोत का स्वामी स्वीकार किया जाता है, वह सरकार को मालगुजारी स्वयं देता है और वह चाहे तो अपनी भूमि दूसरा उसका नाम होता है, वह चाहे तो अपनी भूमि दूसरे को लगान पर उठा दे और किसी को दान कर दे या बेच दे या गिरवी रख दे, उसको सरकार उस समय तक बेदखल नहीं कर सकती जब तक वह निश्चित मात्रा में मालगुजारी अदा करता है, नहीं अपना वेतन वो टैक्स देता रहता है, तब तक उसका अधिकार नहीं जाता। इस बात का अधिकार है कि वह जिस वर्ष भी चाहे अपने जोत को घटा बढ़ा सकता है और बिल्कुल भी छोड़ दे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और रैयत किसान अपनी ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है अगर, तो फिर क्या होता है उसकी भूमि से उसे बेदखल कर दिया जाता है। वर्तमान में रैयत प्रथा मद्रास के 2/3 भाग, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित रही है और मालगुजारी इस तरह से थी। अब है महलवाड़ी प्रथा, तो ये महलवाड़ी प्रथा में गांव के भूमि का मालिक संयुक्त रूप से सारा ग्राम समुदाय होता है। महलवाड़ी में पूरा गाँव उसका स्वामित्व होता है और यह अभिप्राय केवल उन व्यक्तियों के
समूह से है जो गांव की भूमि में किसी न किसी भाग के स्वामी होते हैं, यानी गांव की भूमि के लोग उस गांव की भूमि के छोटी छोटी भूमि के स्वामी होते हैं। वे किसान जो भूमि स्वामियों से लगान पर भूमि लेकर खेती करते हैं, तो भूमि स्वामी जो होता है उससे लगान पर भूमि लेते हैं और खेती करते हैं। और अर्थात साझेदारी की सभा के सदस्य नहीं बनते। इस प्रथा में क्या होता है, गांव की भूमि का स्वामित्व एक ही वंश के लोगों को प्राप्त है। प्रत्येक साझेदारी अपनी भूमि का स्वामित्व होता है और अपने हिस्से की भूमि में लगान व समस्त गांव की भूमि के लगान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है। अपनी भूमि का लगान देता है और गांव के आधार पर सब लोग, गांव के लोग मिलकर देते हैं। संपूर्ण रियासत की लगान की एक रकम निर्धारित की जाती है, पूरे गांव की एक रकम निर्धारित की जाती है। और इसमें क्या होता है, संयुक्त रूप से मालगुजारी का भुगतान करने के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रथा में मालगुजारी वसूल करने का कार्य किसी विश्वासपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति को सौंपा जाता है और महाल की ओर से सरकार के खजाने में जमा किए जाते हैं। प्रत्येक साझेदार परिवार अपना एक अलग से खेत होता है, तो हर एक व्यक्ति का अपना अलग से खेत होता है, जिसे खुद काश्तकार की भूमि कहते हैं, तो उसकी भूमि कहते हैं। और गांव से बेकार या बंजर भूमि पर सरकार का अधिकार नहीं, बल्कि सभी साझेदारों का अधिकार। जो बेकार भूमि होती है, बंजर होती है, साझेदारी होती है सबकी। तो दूसरा है जमींदारी प्रथा। तो इस प्रथा में एक व्यक्ति गांव का स्वामी नहीं होता, मतलब ये कोई व्यक्ति है तो वो गांव या गांव का स्वामी नहीं होता, जिससे जमीन स्वामी होता है, यानी एक व्यक्ति पूरे गांव का स्वामी होता है इसमें, तो उसे जमींदार कहते हैं। जमींदार जमीन का स्वयं खेती नहीं करता, बल्कि काश्तकारों को जमीन दे देता है और वह काश्तकार बदले में जमींदार को निश्चित लगान देते हैं। सरकार को मालगुजारी देने का उत्तरदायी जमींदार का होता है। इस प्रकार जमींदारी प्रथा के अंतर्गत कृषक वर्ग सरकार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखता, तो कृषक सरकार के बीच मध्यस्थता के रूप में जमींदार होता है, वो मध्यस्थता के रूप में काम करता है। इस प्रकार से जमींदारी प्रथा का स्वामी जमींदार होता है और भूमि संबंधी समस्त अधिकार उसी के पास होते हैं। किसी व्यक्ति को मनमानी शर्तों पर भूमि जोतने बोने के लिए दे सकता है वो अपने, और मनमाना लगान या भेंट नजराने बेगर आदि ले सकता है, वो अपनी स्वेच्छा से काम करता है जमींदार। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त के रूप में दूसरी अस्थायी बंदोबस्त द्वारा इस तरह की व्यवस्था है। स्थायी बंदोबस्त में लगान मात्र निश्चित अवधि के समय पर निश्चित की जाती है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी इसमें। अब है वर्ग संरचना। तो वर्ग को सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। समाज के स्थिरीकरण के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान समय में प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में वर्ग अवस्था अवश्य पाई जाती है। अनादिकाल से मनुष्य आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म, आय आदि के आधार पर वर्गों में विभाजित रहा है। तो आदिकाल से मनुष्य आयु, लिंग, धर्म, आय के आधार पर वर्गों में विभाजित रहा है। समाज में स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, अमीर गरीब, बलवान निर्धन, शिक्षक और व्यापारी, युवा प्रौढ़, वृद्ध आदि वर्ग पाए जाते हैं। तो आधुनिक एवं वर्तमान युग में भी देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके विशिष्ट संबंधों वाला समूह है वर्ग। और समान रूप से वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनके सदस्य समान सामाजिक परिस्थिति के होते हैं, तो इसे वर्ग कहते हैं। तो समान सामाजिक परिस्थिति के लोग वर्ग बनाते हैं, वर्ग कहते हैं। फिर ग्रामीण वर्ग की संरचना। तो ग्रामीण वर्ग की संरचना क्या है? प्राचीन समाज व्यवस्था जाति आधारित थी, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, जो क्रमशः उच्च निम्न स्तर पर रहते थे। कालांतर में जाति व्यवस्था का स्वरूप वर्ग स्तर में परिवर्तित, अब जाति व्यवस्था जो थी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब वर्ग स्तर में परिवर्तित हो गई और भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग संरचना का निर्माण हो गया और स्वामित्व के आधार पर बनी है। 3 प्रमुख वर्ग होते हैं। तो प्रथम वर्ग है जमींदार और व्यापारी वर्ग। जमींदार होता है और व्यापारी वर्ग।
तो भारतीय ग्रामीण संरचना में सबसे अधिक उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा बड़े बड़े जमींदारों को प्राप्त होती है। जिन लोगों के पास गांव के सबसे अधिक भू स्वामित्व होता है उनको ग्रामीण समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। जमींदारों के अतिरिक्त गांव में धनी व्यापारियों महाजनों को भी उच्च परिस्थिति प्राप्त थी। यही कारण है कि गांव में जमींदारों तथा महाजनों को उच्च वर्ग का सदस्य माना जाता था। दूसरा है कृषक वर्ग। तो कृषक वर्ग ग्रामीण सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था में मध्यम वर्ग की भूमिका अदा करता है। यह वर्ग जमींदारों महाजन वर्ग में निम्न स्थिति में माने जाते हैं। दूसरी ओर मजदूरों भूमिहीन लोगों से इनकी परिस्थिति उच्च मानी जाती है। तो भूमिहीन होते हैं जो मजदूर होते हैं उनसे इनकी स्थिति कृषक वर्ग की अच्छी मानी जाती है। अंग्रेजी शासन काल में यह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था और कृषक वर्ग के पास केवल उतनी ही भूमि होती है जितनी वे अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से करते हैं। इसी वर्ग में कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास निजी कृषि भूमि इतनी कम होती है कि अपने परिवार का पालन पोषण केवल कृषि व्यवसाय से नहीं कर पाते। इस प्रकार के कृषकों को समाजशास्त्री भाषा में सीमांत कृषक कहते हैं। इस वर्ग के लोगों के पास आज भी कृषि के उन्नत साधन उपलब्ध न होने के कारण लोग ऋण भार से लदे रहते हैं। फिर तीसरे वर्ग है भूमिहीन कृषक, जिनके पास भूमि नहीं होती है। तो तीसरा भूमिहीन कृषक वर्ग है। इसमें ग्रामीण सामाजिक वर्ग संरचना में तीसरा और निम्न स्तर पर माना जाता है। भूमिहीन कृषक वर्ग कहलाता है। गांव में जनसंख्या की दृष्टि से भूमिहीन कृषक वर्ग की संख्या सबसे अधिक होती है। तो भूमिहीन कृषक सबसे अधिक संख्या में होते हैं, किंतु ग्रामीण शक्ति संरचना और ग्रामीण राजनीति में इनका स्थान बहुत निम्न होता है। कृषि संबंधी कार्यों में मजदूरी का काम कर अपनी उदार पूर्ति करते हैं। तो मजदूरी का काम करके अपना काम चलाते हैं। और मुख्य भूमिका ग्रामीण भूमिका है। वास्तव में देखा जाए तो भारत का निर्धन वर्ग इन भूमिहीन कृषक और ग्रामीण श्रमिकों का है। तो भारत में सबसे अधिक संख्या में ये है। अब है भारत में किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन ये हम पढ़ेंगे अगले चीज से। अब है कृषि संकट। तो कृषि संकट क्या है? तो कृषि संकट भारतीय किसानों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है जो किसानों की आर्थिक सामाजिक मानसिक स्तर पर प्रभावित करता है। किसानों को सामाजिक आर्थिक और मानसिक स्तर पर प्रभावित करता है। इसे अन्यायपूर्ण उपज दर और समुचित बाजार व्यवस्था की कमी, यानी उपज दर है, समुचित बाजार व्यवस्था की कमी, कर्ज का भार, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल होते हैं। ये कृषि के संकट हैं जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति अधिक कमजोर होती है और उन्हें स्वावलंबी नहीं बनाया जा सकता। इस संकट के समाधान के लिए समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे नए किसान उत्पादों के लिए उन्नत बीज के अवसर, कृषि के बीमा, तकनीकी तरीकों का उपयोग करके फसल की उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। इसके अलावा सरकारी नीतियों को किसानों की समस्याओं को समझने के आधार पर सकारात्मक रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो कृषि संकट के संबंध में सारी समस्याएं होती हैं। तो किसानों के सामने आने वाली चुनौतियां, तो क्या चुनौतियां होती? तो ऋण जाल होता है पहले तो किसानों के पास। किसानों के लिए बड़ी चुनौती है, यानी इसमें क्या होता है, अधिकतर ऋण लेना पड़ता है। तो यानी किसानों को अधिकतर अन्यायपूर्ण स्थिति हो सकती है। इसमें क्या है, किसानों को ऋण लेना पड़ता है और वे अपने खेती और परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ऋण चक्र गहरे कर्ज की गिरफ्त में डाल सकता है और जिससे सामाजिक की आर्थिक स्थिति स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऋण लेने से उत्साह में किसान अवसर साधारण समाधान पर नहीं ध्यान देते और क्रेडिट कार्ड या सरकारी सहायता योजनाओं से उन्हें सकारात्मक संपत्ति का उत्पादकता की वजह ऋण के चारों ओर बढ़ती लेन देन की जोखिम में पड़ जाना पड़ता है।
तो ऋणजाल होता है, फिर भूमि की उर्वरकता का पतन हो रहा है। एक महत्वपूर्ण विषय है ये, जिससे कृषि और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसका मुख्य कारण अनुजैविक कृषि प्रणाली या असंतुलित जल संसाधनों का प्रबंधन है। तो कृषि असंतुलित कृषि होती है तो उससे जल संसाधन का प्रबंधन भी नहीं होता, तो वातावरण बदलाव भी हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जल संसाधनों की अनावश्यक उपयोग के कारण भूमि का पतन होता है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उपज क्षमता कम हो जाती है और खाद्य सुरक्षा, गरीब किसानों का जीवन अस्थिर हो जाता है। भूमि के पतन के समाधान पर्यावरण में संतुलन को संबोधित करने के लिए कृषि प्रणाली प्रबंधन अधिनियम विस्तार पूर्वक योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। तो ये समस्याएं। फिर अनियमित मौसम कहें तो अनियमित मौसम पैटर्न एक सामान्य प्राकृतिक प्रकृति होती है जो अस्थिरता को दर्शाती है, जिसके कारण अनियमित मौसम के कारण भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनियमित मौसम में है जलवायु परिवर्तन, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पैटर्न में अनियमितता बढ़ रही है, गर्मी है, अचानक बारिश, लंबी सूखे परिस्थितियाँ, जलवायु पर प्राकृतिक घटनाएं जैसे अनियमित मौसम पैटर्न को प्रभावित करती हैं, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं, समुद्री गतिविधियां आदि हो जाती हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक घटनाएं हो जाती है। फिर बाजार की अस्थिरता होती है, तो निम्नलिखित कारण से हो सकती है बाजार की स्थिरता, जैसे अर्थव्यवस्था की सांद्रता यानी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता, मंदी आ गई, उच्च अधिकार बाजार की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। और राजनीतिक आर्थिक चीज़ें जैसे नीतियों के बदलने के कारण बाजार में अस्थिरता आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय का प्रभाव यानी विदेशी बाजार में होने वाली घटनाओं का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता को उत्पन्न कर देता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान व्यापारियों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर विपणन तकनीक परिवर्तन हो जाता है, यानी ये सभी कारण बाजार की अस्थिरता में विविधता, अपूर्णता को लाते हैं, जिससे उत्पादक उपभोक्ता बाजार संचालनों के लिए अनिश्चितता का कारण बनता है। इन सारे कारणों से क्या होता है, कृषि के समक्ष संकट है, नहीं कृषि का संकट पड़ रहे हैं, तो कृषि के संकट हैं और कृषि के संबंध समस्याएं होती हैं। तो और भी समस्याएं लिख सकते हैं, जैसे शिक्षा की कमी होती है किसान में, कृषि के संबंध में बीमा है, सरकारी नीतियों के आगमन में देरी होती है, एमएसपी के कारण और तकनीकी की कमी, ये सारी समस्याएं हैं जो कृषि संकट को उत्पन्न करती हैं। तो ये कृषि संकट आता है। तो कृषि संकट के कारण क्या है, तो अर्थव्यवस्था कृषि संकट के ये कारण हैं और फिर उसके समाधान है। तो कृषि संकट के कारण भी पढ़ते हैं और समाधान पढ़ना है।